अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसो। मैं हूं अली अनीक सैयद और उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का आगाज़ कर चुके होंगे और इसके साथ साथ जनाब दिसंबर भीग चुका है। हमारी हिना जो कि अक्सर इस इंतज़ार में रहती थी कि दिसंबर भीगा होना चाहिए, हमेशा भीगा होना चाहिए, क्योंकि सर्दी के बाद बारिश होने के बाद सर्दी में इजाफा होता है और बीमारियाँ दूर भागती हैं। लेकिन उससे पहले ही वो जकड़ी गई हैं और इससे पहले आपने देखा कि स्मॉग के टाइम पर भी वो बीमार थी और अब सर्दी जबकि बढ़ गई हैं तो इस दौरान भी वो हमारा साथ इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि सर्दी ने उनको जकड़ लिया है। तो जनाब वो अक्सर हमें कहा करती थी कि जनाब आप कराची में आए एक दहाई गुजार के तो आपको यहाँ की ठंड देख के ना लग पता जाएगा। तो मैं तो यहाँ मौजूद हूँ, वो 2 बार बीमार हो चुकी हैं। तो हिना, गेट वेल सून। उम्मीद है कि आप जल्दी हमें ज्वाइन बैक करेंगी और इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि जनाब मुल्क के तमाम इलाकों में इस वक्त मौसम सर्द है और इसके साथ साथ सर्दी खुनकी में इजाफा तो हो ही रहा है, लेकिन बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। शुमाली इलाका जात खास तौर पर इसकी लपेट में है, लेकिन इसके साथ साथ पंजाब में और ख़ासकर लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर आज बहुत खुशगवार हो गया है। जिस बारिश का इंतज़ार लाहौर ये काफ़ी देर से कर रहे थे और उम्मीद ये जाहिर की जा रही थी कि बारिश होने के साथ साथ बीमारियां भी दूर भागेंगी और सर्दी खुनकी में इजाफा होगा और खुश सर्दी का खात्मा होगा, तो जनाब वो आज हो गया है। हल्की हल्की बारिश बूंदाबांदी जारी है और उसके साथ साथ ये पूरा दिन जारी रहेगी। आपको ये भी बताते चलें कि आज सारा दिन जो स्कैटर्ड क्लाउड्स रहेंगे और इन स्कैटर्ड क्लाउड्स के साथ कभी कभी हल्की बारिश जो है वो देखने को मिलेगी लाहौर में। तो लाहौर वासी तो इसको एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि बच्चों के हवाले से हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल में छुट्टियां हो चुकी हैं और स्कूल में छुट्टियां होने की वजह से बच्चे घरों में ही हैं और अब वो इस बारिश को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज जो दूसरी खुशखबरी है वो ये है कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की सीरीज़ जो उनके दरमियान वनडे सीरीज़ खेली जा रही थी उसका तीसरा मैच हुआ और वो भी पाकिस्तान के नाम रहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका की सरजमीन पर नई तारीख रकम करते हुए मेज़बान मुल्क को पहली मरतबा वनडे सीरीज़ में वाइट वॉश कर दिया है और सीरीज़ के तीसरे और आखिरी वनडे मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 36 रन से शिकस्त देकर तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया है। वेल डन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। T20 में हमारी कारकर्दगी थोड़ी मायूसकुन है, लेकिन वनडे सीरीज़ में हमें बिल्कुल अपनी टीम को क्रेडिट देना चाहिए, हमारे खिलाड़ियों को क्रेडिट देना चाहिए कि तमाम के तमाम परफॉर्म कर रहे हैं। खासकर अगर हम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बात करें, दोनों ने 50s की हैं तीसरे मैच में और इसके साथ साथ साइम अयूब की तो क्या बात है। साइम अयूब ने एक और सेंचुरी दाग दी है और दोनों टीमों के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ का ये आखिरी मैच था जोहानिसबर्ग में खेला गया था। बारिश के बायस जो मैच था वो 47 ओवर तक महदूद किया गया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए साइम अयूब, बाबर आजम, रिजवान और सलमान अली आगा की शानदार बैटिंग की बदौलत प्रोटीज को जीत के लिए 309 रन का हदफ दिया और 309 रन के ताकुब में जनूबी अफ्रीकी टीम 271 रन पर ही ढेर हो गई थी। डेब्यू करने वाले सुफियान मुकीम की बात करें तो 4 खिलाड़ियों को जनाब उन्होंने आउट किया है। वेल डन सुफियान, यही उम्मीद थे आपसे, आपने डेब्यू किया और उसके साथ साथ अपना लोहा मनवाया है और इस तरह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम में एक नया पूल तरतीब पा रहा है और उसकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बेहतर परफॉर्म करने लगी है। कुछ हिकमत अमली अपनाई गई हैं इंतज़ामिया की जानिब से भी, BCB की, जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बेहतर शेप में दिखाई दे रही है। चले अब बात करते हैं सियासत की बड़ी खबर में। जनाब तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात की पेशकश को हुकूमत ने संजीदा ले लिया है और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की तजवीज़ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत इत्तेहाद की कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन शामिल हैं। उधर तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी में उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, अली अमीन खान गंडापुर और साहबजादा हामिद रजा शामिल हैं, जिसका पहला इजलास आज पार्लियामेंट हाउस के स्पीकर लाउंज में होने का इम्कान है, जिसमें मुज़ाकरात के TORs और आगे बातचीत के मकाम और औकात का तयन किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, वो ये कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से कमेटी की तश्कील खुशाइंद है और दोनों कमेटियों में संजीदा लोग शामिल हैं। मुज़ाकरात आगे ज़रूर बढ़ेंगे। उम्मीद है कि कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज हल निकल आएगा। जबकि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूबी कहते हैं कि बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी नेक नीयती से बनाई है, अगर मुतालबा ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। हमारा मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो मुज़ाकराती टीम बनाई थी वो उन्होंने नेक नियति पे मबनी बनाई थी कि कल को कोई गिला ना करे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशकश नहीं की। अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता लगा है कि हुकूमत ने अपनी मुज़ाकराती टीम बनाई है, पर यह काफ़ी नहीं है।
जो शराइत रखे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कि 9 मई के जो हमारे साथी हैं उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ था उसके ऊपर आपका जुडिशल कमीशन बने, इनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जब बनेगा तो आगे बातचीत चलेगी, ना हुआ तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो हुक्म है वो सार आंखों पे, जो उन्होंने कहा है कि हम लोग सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे, रेमिटेंसेस बंद करने के हवाले से या बाकी भी जो चीजें हैं वो फिर इंशाल्लाह ऑपरेशन में आएंगी। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का ये कहना है कि पीटीआई की सिविल नाफरमानी की कॉल अभी तक बरकरार है और सिर्फ बानी पीटीआई ही वापस ले सकते हैं। हुकूमत ने मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान कर दिया है। कल हमारी कमेटी की मुलाकात होगी, उसके बाद हमारी ये कमेटी कल ही अडयाला में इमरान खान साहब से मिलेंगे, उन्हें इस सारी पेशरफ से आगाह करेंगे। आगाह करने के बाद इमरान खान साहब जो फैसला लेंगे सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से, वो फैसला हम आप लोगों से शेयर कर लेंगे। जब तक कि वो फैसला नहीं होता, वो सिविल नाफरमानी की कॉल जो है वो अभी तक मौजूद है। अब देखना यह है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में असल रुकावट क्या होगी और क्या सियासी जमातें कौमी मफाद के लिए अपने सख्त सियासी मौके पर कोई समझौता करेंगी। दूसरी जानिब सानिया 9 मई में मुलव्विस 25 मुजरिमों को सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुजरिमों को सजाएं सुनाई हैं। 9 मई की सजाएं तनबीह हैं कि आइंदा कभी कोई कानून को हाथ में न ले। सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई की मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को सजा मिलेगी। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर इत्तलात तारर ने भी इस पर अपना रद्दअमल दिया। उन्होंने ये कहा कि 9 मई नाकाबिल माफ़ी जुर्म है, मास्टरमाइंड को भी सजा होगी। PTI वालों ने मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पाकिस्तान है तो हम हैं, सियासी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। 9 मई जो एक सानिया है, जो हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन है, उसके 25 मुजरिमान को कल सजाएं हुई। मुल्क के दिफा को, सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सियासत करो, तहजीब व तमद्दुन के दायरे में करो, सियासत करो, इख्तिलाफ करो, सियासतदानों से करो। ये खातिर जमा रखे कि सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। और जो मास्टर माइंड था 9 मई का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी, क्योंकि ये नाकाबिले माफी जुर्म है। और जनाब दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड का मामला है और 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत ने आज फैसला सुनाना था, जो अब हमारे नुमाइंदे इमरान असगर के खबर के मुताबिक फैसला ताखीर का शिकार है। इस फैसले पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा पहले ही कह चुके हैं कि बानी PTI और बुशरा बीबी को कन्फर्म है सज़ा होगी। बानी PTI को बकौल PTI लीडरान सज़ा होने की सूरत में मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा, मुल्की सियासी मंजरनामा क्या रुख इख्तियार करेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब। आमिर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे साथ लोग मौजूद नहीं हैं, आज वो बीमार हो गए हैं, सर्दी ने उनको अपनी लपेट में ले लिया है। ओहो, अच्छा, अल्लाह सेहत दे, सबको सेहत दे। खुश्क सर्दी चल रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी दुआगो हैं। ये बताइएगा आमिर साहब कि इस वक्त सर्दी बढ़ती जा रही है, जमी बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है, तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकराती कमेटी का इजलास आज होने जा रहा है, कैसे देखते हैं इस मुस्बत पेशरफ्त को? देखे, डायलॉग को तो हर बंदा जो जी शऊर है समझेगा कि ये बेहतर कदम है। गवर्नमेंट ने भी ठीक कदम उठाया और इमरान खान साहब को भी समझ आई, लेकिन अभी इसमें बहुत इफ एंड बट्स हैं कि आज जब मीटिंग होगी तो PTI किस माहौल में आके बात करेगी। उमर अयूब ने जो कल सरकारी तौर पे कमेटी बनने के बाद तबसरा किया, उसमें धमकी भी लगाई। उन्हें होशमंदी का तकाजा समझना चाहिए कि जब उनके लीडर ने एक कमेटी बनाई है तो खासतौर पे बैरिस्टर गौहर जो उनकी पार्टी के चेयरमैन है, अगर उन्हें वो समझते हैं तो वो बार बार कह चुके कि हमारी कोई पेशगी शर्त नहीं है, हमारी डिमांड है कि हम इन चीजों पे बात करना चाहते हैं। तो बात में तो सारी चीजें लाएं, राइट, चाहे वो फॉर्म 45 लाएं, 47 लाएं, वो सब कुछ लाएं। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है PTI के लिए अब तक, जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, कि पहले किसी भी बातचीत के किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए उन्हें 9 मई के मामले पे माफी मांगनी होगी, राइट, क्योंकि ये डिमांड रियासत की है। पाक फौज के DG ISPR कह चुके हैं। आपको ये लगता है कि यही डेडलॉक बरकरार रखने का सबब बन सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों जानिब से लचक तो दिखाई जा रही है। अब देखिए, लचक के बाद उन्हें रास्ता बनाना पड़ेगा, सियासत रास्ता बनाने का है। जब 25 लोगों को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत यानी मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई हैं, उनकी वीडियो सारी जारी कर दी गई हैं। और जब ये बार बार कहते थे
कि ये हमारे वर्कर नहीं है, तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, यानी फौज के अपने बंदे हैं जिन्होंने ये गिराव जलाओ किया है। तो फिर ये मुतालबा कैसे कर सकते हैं कि ये पीटीआई के लोगों को सजा दी गई है? किसी एक बात पे तो खड़े हो ना। वैसे तो वो वर्कर नजर आ रहे हैं ना पीटीआई के हैं, और अभी तो लीडर्स का मामला दूसरे मरहले में आने वाला है। फिर ये किस तरह पहले कहते रहे कि नहीं हमारी तो लोग नहीं है, ये फौजियों ने खुद किया है, तो वर्कर तो सारे पीटीआई के हैं जिनको सजाएं हुई हैं, कोई बाहर से तो नहीं आया। तो ऐसे माहौल में जब वीडियोस, मसला ये बना है कि हमारा अदालती निजाम ने इन्हें बहुत छूट दी। बहुत सारे लीडर्स की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों से मुस्तकिल पक्की जमानतें हो चुकी हुई हैं, केसेस उन पे चले हैं, लेकिन उनका मजाक उड़ाया गया। अब ये वीडियो एविडेंस पूरी दुनिया में जरा सा दिखा के बच्चों तक को यूके में सजाएं दी गई हैं। सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने अपने ट्वीट्स वगैरह किए उनको भी 10-10 साल सजाएं दी गई, क्योंकि फौरन फैसले हुए। यहाँ मजाक इसलिए बन गया हमारा कानून कि हमारी अदालतों ने उस तेजी से उन शवाहिद के ऊपर फैसले नहीं दिए, तो फिर 26 नवंबर तक भी नौबत आ गई। तो जब बातें होंगी पीटीआई की तरफ से तो उसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी। तो आमिर साहब, अब सिविल वो जो 8 फरवरी का इलेक्शन की बात कर रहे हैं, नौबत भी आ सकती है फिर। देखें, उन्होंने धमकी लगाई हुई है और आज पीटीआई की लीडरशिप ने मिलना है इमरान खान से, अगर वो मुलाकात होती है। क्योंकि बहरहाल एक तय है कि यहाँ पाकिस्तान में मौजूद तमाम तर लीडरशिप को पता है कि ये सिविल नाफरमानी की तहरीक 2014 में भी नहीं चल सकी थी, इसलिए इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतालबा किया है। और ओवरसीज पाकिस्तानियों का बिल्कुल उनकी सपोर्ट इमरान खान के लिए मौजूद है। तो अब देखना ये होगा कि वो पाकिस्तान के हवाले से क्या सोचते हैं और अपने खानदान के लिए, अपने कारोबार के लिए जिसमें वो पैसे हर महीने भेजते हैं, क्योंकि मोस्टली वही लोग हैं गल्फ में, आप देख लें, और बाकी जगहों पे लोग अपनी फैमिलीज को भेजते हैं। कुछ जो है वो रज़ाकाराना तौर पे मदारिस को भेजते हैं, कुछ लोग शौकत खानम और बाकी अस्पतालों को डोनेशन दे रहे होते हैं, सुंदस फाउंडेशन होगी, बाकी जो खैराती इदारे हैं उन सबको वो भिजवा रहे होते हैं पैसे। क्या वो इमरान खान की इस तहरीक के नतीजे में इन सब की फंडिंग रोकेंगे? ये बड़ा क्वेश्चन है और मेरे अंदाजे के मुताबिक ये इतना कामयाब नहीं होगा। अच्छा, और ये बताइएगा, जो 190 मिलियन पाउंड का जो आज फैसला आना था और वो फैसला नहीं आ सका है, अभी वो ताखीर का शिकार है, बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक वो जनवरी के पहले हफ्ते में आएगा। तो आप देखते हैं कि अगर फैसला आ जाता है, मुज़ाकरात उससे कबल हो जाते हैं तो बेहतर है, लेकिन अगर मुज़ाकरात वहाँ तक लटक जाते हैं तो उस सूरत में अगर बानी पीटीआई को सज़ा हो जाती है तो मुज़ाकरात पर वो असरअंदाज होगा? देखिए, मेरे हिसाब में पीटीआई की क़यादत ने ये तो नहीं कहा था ना कि जब कल बाज़ाब्ता तौर पे तो कल दोपहर को उन्हें बताया गया था कि फैसला नहीं आ रहा, वरना वो सब कमेटी में बैठने के लिए तैयार थे और सुबह जब प्राइम मिनिस्टर ने बनाई तो उन्होंने रद्द-ए-अमल नेगेटिव नहीं दिया था। उसके खबरें तो आ गई थी पहले कि फैसला शायद मुलतवी किया जा रहा है। अब इस फैसले की 2 वजूहात है मुलतवी करने की। एक, मुज़ाकरात को रास्ता देने की कोशिश है, लेकिन फैसला तो आना है। दूसरा ये कि जब फरवरी का इलेक्शन था उससे पहले 3 सजाएं ऊपर तले आईं और वो सारी हाई कोर्ट ने उड़ा दी, क्योंकि उसमें टेक्निकली ऐसी जल्दी की गई थी कि हाई कोर्ट में वो मेंटेन नहीं रही थी। तो इस दफा जो फैसला करना है वो इस किस्म का नजर आ रहा है कि उसके अंदर कोई लूप होल ऐसा ना हो कि उसके ऊपर हाई कोर्ट फौरी तौर पे कोई बेल दे सके या केस सुन सके। ये दोनों अतराफ से कोशिशें हो रही हैं दबाव डालने की, समझाने की, बात को करने की। अब देखना ही होगा कि इमरान खान साहब इससे क्या मैसेज लेते हैं। क्या अब वो फिर टकराव पे जाते हैं, जबकि उन्होंने यहाँ पे देख लिया ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो सिविल नाफरमानी की तहरीक का स्टार्ट करने का प्रोग्राम है, एक्चुअली वो इसीलिए है कि यहाँ पे वो देख चुके कि उनकी वो धमकियां, वो प्रेशर, वो जो कफन दफन पहना के लोगों से कस्में लेके, वादे लेके लीडरशिप गायब हुई, उसके बाद उनके लिए उस तरह का मोमेंटम बरकरार रखना मुमकिन नहीं था। तो अब उसके नतीजे में इन्होंने ये सोचा कि अब इस तरफ जाया जाए। राइट। तो अच्छा, ये बताइएगा, अगर ये सिविल नाफरमानी की जानिब जाते हैं और मौलाना का जो मदारिस बिल है उसके ऊपर भी मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रहते हैं, इन दोनों के साथ मिलकर जो एक टीम अप आप देख रहे हैं वो कुछ हुकूमत को और उसकी रेट को नुकसान पहुंचा सकती है, या फिर इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये मदारिस बिल पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात, मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत दूर करने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, हुकूमत को भी सारी बातों का पता है कि अगर मौलाना के साथ जिद लगी और उनको राजी ना किया गया तो वो अपोजिशन की तहरीक को ईंधन फराहम करेगी गवर्नमेंट खुद। तो जब एक तरफ डायलॉग हो रहा है तो दूसरी तरफ भी प्राइम मिनिस्टर की जो मुलाकात हुई है JUI के वफ्द के साथ और उन्होंने अपनी पीपल्स पार्टी को भी साथ बिठाया था, तवक्को की जानी चाहिए कि PTI और पीपल्स पार्टी, ये जो JUI है, दोनों के साथ
हुकूमत अच्छे अंदाज में डील करेगी। और मौलाना फजलुर रहमान का तो क्लियर है कि वो तो बातचीत से कायल भी होते हैं, कायल करने की कोशिश भी करते हैं, तो वहां उम्मीद है कि कोई रास्ता बनेगा। पीटीआई वाला सच्ची बात है कि अब तक का इनका वतीरा ये है कि ये आखिर में मुज़ाकरात से भी उठ जाते हैं। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि इमरान खान साहब कब यू टर्न ले लें, क्योंकि वो कहते हैं यू टर्न भी अच्छे होते हैं। अब अभी आप क्या देखते हैं, व्हाट्स द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर बोथ ऑफ द पार्टीज, जो हुकूमत में बैठी है और जो अपोजिशन में है? क्योंकि यहाँ पर डेडलॉक हमें दिखाई दे रहा है, किसी चीज़ पर वो एग्री नहीं हो रहे, किसी चीज़ पर पीटीआई वाले एग्री नहीं हो रहे। तो इस वक्त कुछ वे फॉरवर्ड निकलना चाहिए जिससे ज़रा जो कौमी एक हमारा धारा है वो बरकरार रह सके, इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है वो बरकरार रह सके। क्या आप सोचते हैं कि व्हाट्स द बेस्ट वे फॉरवर्ड? देखें, ये हमें 20 जनवरी तक तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई ब्रेक थ्रू ऐसा हो कि जो हतमी तौर पे दुरुस्त कहलाया जाएगा, क्योंकि इमरान खान और उनकी टीम और ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो लोग मुतहरिक हैं अमेरिका में, उनका ख्याल ये है कि ट्रंप ओथ लेके इमरान खान के हवाले से बात करेंगे और प्रेशर और बढ़ाएंगे। तो ऐसे वक्त में इमरान खान चाहेंगे कि डिले करें और गवर्नमेंट भी देखेगी कि ठीक है फिर ये पत्ता भी देख लिया जाए, क्योंकि अगर तो वो माफ़ी मांग लेते हैं 9 मई पे, बात आगे बढ़ जाएगी। और मेरे ख्याल में इमरान खान को रास्ता बनाना चाहिए कि अपनी फौज से लड़ाई किस बात की, साबित भी हो रहा है, लोग गए भी हैं, नजर भी आ रहे हैं। अब अगर वो माफी मांग लेते हैं जो मुतालबा है, तो बहुत सारे लोग छेड़ते हैं कि जी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की फलां को भी छोड़ दिया, तो भाई फौज ने तो आपसे भी यही कहा है ना कि वो कोई फौज ये नहीं कह रही कि हर सूरत में हमें आप लोगों को सजाएं दिलवानी है, लेकिन मकसद ये होता है कि कौम के अंदर नौजवानों में जो हिजान बर्पा किया गया, उनको जोश दिलवा के जो गलती कराई गई उसका अजाला वही लीडरशिप करे जिसने अंगेख्त किया था। तो अगर तो पीटीआई की क़यादत ये बात समझ लेती है और रास्ता बनाती है, तो फिर तो सारे रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि कौमी धारे की किसी भी जमात को किनारे लगाया जाए, कोई पाबंदी लगे, सख्त तरीन सजाएं दी जाए। सबको कौमी धारे में रहना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि सबके दिल में कौम और मुल्क भी तो होना चाहिए। राइट। और इसके साथ साथ बस इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डाल दीजिएगा कि अगर वो इसकी जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, तो ये जिम्मेदारी कबूल करने के मुतरादिफ होगा, फिर तो वो लायबल हैं सज़ाओं के और फिर सज़ाएं दी जाएगी, फिर उनको माफ़ कर देना वो जो बाकी दूसरे जो फरीकैन हैं उनकी तरफ से होगा। क्योंकि अगर वो मान लेते हैं तो ये तो जिम्मेदारी पीटीआई पर आयद हो जाएगी कि उनकी जानिब से करवाया गया था। और इसके साथ साथ आपने देखा ख्वाजा आसिफ ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लंदन में, और उनका ये कहना था कि जो जिम्मेदारी है वो तमाम तर जिम्मेदारी वो बानी पीटीआई पर आयद होती है। तो इस तनाजुर में आप क्या कहेंगे जहाँ पर पीटीआई को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है हर सूरत में? देखें, पीटीआई अगर तो माफ़ी मांग लेगी तो सब कुछ ठीक होने का रास्ता बन जाएगा। एक ड्यू प्रोसेस है कि हाँ, आप अपनी पूरी कौम को, अपने नौजवानों को सारा वक्त एक मनफी सिचुएशन में तो नहीं डाल सकते। ये पीटीआई की आप देखें कि जब फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की सजाएं अनाउंस हुई तो उसमें एक लाइन थी कि जो मास्टरमाइंड है और जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया उसको नहीं छोड़ा जाएगा उस वक्त तक। और ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं। तो रियासती इदारों की तरफ से, वजीर दिफा की तरफ से भी तो पूरा प्रेशर मौजूद है ना। और उसमें ये कहीं नहीं बात कि भाई वो कोई अपनी बात से मुकर जाएंगे, जब वो माफी मांगेंगे तो कहेंगे नहीं आपने जुर्म कबूल कर लिया, चले अब आपको सजाएं होती हैं। वो सब के लिए एक रास्ता बना रहे हैं कि बड़ी दुनिया में ऐसा काम होता है कि अगर आपको गलती का एहसास हो आप माफी मांग लें। बुनियादी तौर पर तो ये कौम से माफी मांगने की बात है ना, ये कोई किसी फर्द से या किसी एक फौज से तो नहीं आप मांग रहे माफी। जब माफी मांगते हैं वो एक आपने गलत काम किया, उससे लोग पीछे हटे और जहनों में आए कि हाँ ये गलती की गई थी, उससे ही रास्ता बनता। और फिर आगे अदालतों ने तो पहले भी इंसाफ फराहम किया इमरान खान को, नवाज शरीफ को भी सजाएं निचली अदालत से, एहतसाब अदालतों से हुई और हाई कोर्ट में उनको बरीयत मिली। वो तो इमरान खान या सब लोगों का एक रास्ता तो प्रोसेस का मौजूद है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरह नवाज शरीफ को जो नाअहल कर दिया गया एकदम और यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल किया गया, ये सुओ मोटा वाला वो काम तो नहीं है ना कि जहाँ पे एक प्लान था कि बस इनको ठोकना है, इनको सजाएं देनी है ताकि वो रास्ता बन सके, जिसके नतीजे में इमरान खान को लाया गया फिर आगे चल के। तो बड़ी क्लियर क्लैरिटी के साथ ये कोई बंद कमरे में बात नहीं की गई कि आप माफी मांग लेंगे हम आपको छोड़ देंगे और बाद में कब बंद कमरे में ऑफर करने वाले मुकर जाएं, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया गया। राइट। तो ये तो हो गया दोनों ऑपोजिशन और हुकूमत की बातचीत को पर, लेकिन इसके साथ साथ मईशत कहाँ पर खड़ी नजर आती है? आपको क्या दिखाई देता है कि क्या हम सही डगर पर हैं, क्या ठीक जा रहे हैं, क्या ऐसे ही चलते रहे तो हमारी मईशत फिर मुस्तहकम हो जाएगी? क्योंकि अभी तक तो महंगाई कम हो रही है सिर्फ।
देखें 1 से 1.5 साल आज की तरह हालात चलते रहे हैं, यानी कभी कोई जलसा जुलूस हो गया, मुजाहरा हो गया, कोई बड़ा वाकया ना हो, तो 1 से 1.5 साल और लगेगा मईशत को ट्रैक पे आने पे। अभी तो आप सिर्फ वापसी के रास्ते पे हैं, कुछ बेहतरी की उम्मीद हो चली है। अगर इसमें कोई बड़ी तहरीक अपोजिशन की चलती है तो अल्टीमेटली नुकसान तो मईशत का होना है, पाकिस्तान का होना है। तो सियासी इस्तेकाम जो है जुड़ा हुआ है वो साथ इक्तिसादी के, और इक्तिसादी इस्तेकाम जुड़ा हुआ है सियासत के साथ। ये दोनों लाजिम और मलजूम है कि एक सिस्टम में चलना है आपको। हमें यूरोपीय यूनियन की धमकी को भी देखना है कि उन्होंने फौजी अदालतों पर दी है। बहरहाल पाकिस्तान अपने जो इक़्तिदार आला है, सॉवरेनिटी, उस पर तो कोई सौदा नहीं करेगा, चाहे कोई कितनी भी धमकी लगाए। लेकिन रास्ता तो दोनों को बनाना है, यानी हुकूमत को भी, अपोजिशन को भी, ताकि पाकिस्तान के आम आदमी के लिए फायदा हो सके और मईशत। तो आपको लगता है रास्ता अगर पीटीआई के लिए बनाया गया तो फिर से डीरेल हो सकती है मईशत? नहीं, देखें वो अब चीजें एक वक्त होता है कि या तो फिर स्टेट सरेंडर कर दे कि जी बस ठीक है जी, पीटीआई की ताकत इतनी बढ़ गई है कि हमें कुछ परवाह नहीं, हमें कुछ पता नहीं, बस ठीक है माफी दे दें जी, जान छुड़ा दें। तो ऐसा नहीं होने वाला, ना ऐसा सोचा जाता है, ना ऐसा होगा। तो अब ये पीटीआई ने भी जब कमेटी बनाई है तो एक आप ये जहन में रखें, अब आपके इस सवाल के नतीजे में मैं कह रहा हूं कि वो भी प्रेशर में है कि उनकी जो तहरीक का प्रेशर बनाने का था, मोमेंटम, वो नहीं बना सके। तो ये एक ऐसा वक्त है जब हुकूमत और अपोजिशन बैठ गए हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ तो बैठना ही नहीं चाह रहे थे। सरदार अयाज सादिक ने वो ब्रिज का किरदार अदा किया और आज वही बैठेंगे बीच में भी दोनों के, कि लोग देखें कि हुकूमत और अपोजिशन बैठ गई है। इससे ही एक अच्छा पॉजिटिव साइन आज मुझे लगता है स्टॉक एक्सचेंज में भी नजर आएगा हमें। अगर कुछ बुरा होता है तो स्टॉक एक्सचेंज डाउन होती है, कुछ अच्छा होने की उम्मीद होती है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली जाती है। हमें बेहतरी की तवक्को रखनी चाहिए, हमें बेहतरी की तवक्को रखनी चाहिए। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए और हमें अपना तज्जिया पेश करने के। तज्जिए में हमने ये जाना है कि इस वक्त सियासी गर्मा गर्मी की वजह से हमारी मईशत मुतासर थी, मुतासर है और मुतासर हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं जो दिसंबर है इसकी ठंड की वजह से थोड़ी सी ठंडक पैदा होगी दोनों फरीकैन की जानिब से, और हमारा जो इस वक्त मईशत पर जो जिस रास्ते पर हम गामजन हैं वो मईशत का पहिया उसी तरह से चलता रहेगा और हम ठीक डगर पर रहेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर बात करते हैं पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की जो सीरीज जारी है। तीसरा मैच हुआ जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका की सरजमीन पर नई तारीख रकम करते हुए मेजबान मुल्क को पहली मर्तबा वनडे सीरीज में वाइट वॉश कर दिया है और सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 36 रन से शिकस्त देकर तारीखी कारनामा अंजाम दिया है। दोनों टीमों के दरमियान 3 एक रोजा मैच की सीरीज का ये आखिरी मैच था, जोहानिसबर्ग में खेला गया। बारिश के बायस मैच को 47 ओवर तक महदूद किया गया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए साइम अयूब, बाबर आजम, रिजवान और सलमान अली आगा की शानदार बैटिंग की बदौलत प्रोटीज को जीत के लिए 309 रन का हदफ दिया और 309 रन के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की टीम 271 रन पर ढेर हो गई। डेब्यू करने वाले सुफियान मुकीम ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया और ये थोड़ा सा राउंड अप था पूरे मैच का। इसके साथ साथ आपको बताते चले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत के तमाम मैचेस के लिए दुबई स्टेडियम का इंतखाब कर लिया गया है और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और यूएई क्रिकेट बोर्ड के सरबराह शेख अल नहयान अल मुबारक के दरमियान मुलाकात में मामला तय पा गए हैं। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में पाकिस्तानी शायकीन के लिए वीज़ों के इजरा समेत लॉजिस्टिक इशूज़ पर भी शेख अल नहयान अल मुबारक ने पीसीबी चेयरमैन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। दुबई स्टेडियम पाकिस्तान भारत मैच की मेज़बानी करेगा और दुबई में ही इन मैचेस को देखा जा सकेगा। 23 फरवरी को पहला मैच जो है वो देखने को मिलेगा और भारतीय टीम के न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के साथ मैचेस भी दुबई में ही होंगे। भारतीय टीम के सेमीफाइनल या फाइनल पहुंचने पर दुबई स्टेडियम ही मेज़बान रहेगा और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिन शेड्यूल भी सामने आ चुका है, जिसके तहत लाहौर, 4, कराची और पिंडी में 3-3 मैचेस की मेज़बानी की जाएगी। और दूसरी जानिब इंग्लैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। सैयद मोहम्मद अवैस स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? मैं लगे शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाए? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। ड्रीमर्स ने नई तारीख रकम कर दी है। प्रोटीज पहली मर्तबा वनडे सीरीज में वाइट वॉश हो गया है, क्या कहेंगे इस पर? पाकिस्तान टीम है, मैंने कहा ना कि हमेशा कभी अजीब सा मौका होता है, कहते हैं हमें देखो ना, कभी कहते हैं कि भाई देखो, जरूर बार बार देखो, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंसेस
मैटर करती है और हम ऐसी परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि कम से कम जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, हम भी करते हैं, जो भी मामला हैं, शट अप कॉल देने में पाकिस्तान टीम लिटरली माहिर है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने पूरे ओवरऑल सीरीज की आप बात करें, परफॉर्मेंस दिखाई है, फिर बहुत अरसे के बाद जो एक अच्छी चीज आपको लगी वो ये था कि एटलीस्ट आपकी टीम अब 300 से ऊपर को स्कोर को टच कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, हम बात करते थे 250 की, 260 अगर पाकिस्तान कर लेता है तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है कि वो अपना कंटेन कर पाएगी। लेकिन अच्छी बात है कि आप एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी नजदीक है, उस मोमेंटम के साथ आप जा रहे हो। फिर आपको ओपनिंग डिपार्टमेंट साइम की बात करें, वो जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, एग्रेसिव आपको एक इनिशिएट बीच में नजर आता है। सिर्फ एक छोटा सा लिंक जो मैं कहूंगा वो अब्दुल्ला शफीक का, उस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। आपको पता है शायद एक रिकॉर्ड बनाने में वो कामयाब भी हुए हैं कि 3 मैचेस के अंदर सिर्फ 0 पे आउट हुए हैं अब्दुल्ला शफीक। तो थोड़ा सा वो कंसर्निंग साइन पाकिस्तान के लिए। मिडल ऑर्डर आपका बहुत अच्छा लग रहा है, आप बॉलिंग यूनिट आपका बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। शाहीन की बात करें, रिवर्स स्विंग आपको नजर आ रहा है, बहुत अच्छी चीज है पाकिस्तान के लिए। मैं इस वक्त कह रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप एक लाइनअप पे नजर आ रहे हो, चाहे वो आपका बेंच लाइनअप की बात करें, उसको आपने टेस्ट किया, कल तैयब ताहिर की बात करें, सुफियान मुकीम, उन दोनों ने परफॉर्म करके दिया है। लेकिन ओवरऑल जो एक जलब स्क्वाड पाकिस्तान का नजर आ रहा है, जो आपको याद हो, जो पहले हम T20 के फाइनल में गए थे, फिर T20 के सेमीज तक गए थे, वो एक जलब स्क्वाड की बात होती थी, वही चीज अब आपको पाकिस्तान में फिर वापस नजर आ रही है। तो अच्छा साइड है पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की, लेकिन मैं स्टिल कहता हूँ कि एक दो जो कमी है वो शायद पाकिस्तान को पूरी करनी पड़ेगी स्क्वाड। राइट, तो ये जो 3 तब्दीलियां की गई हैं कौमी टीम में, इनको कैसे देखते हैं आप? नए लड़कों को भी मौका दिया गया है। देखिए, आपको देना पड़ता है। हमारा एक थोड़ा सा मसला रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाए तो रोटेशनल पॉलिसी नाम की चीज हमारे पास नहीं थी। जब आप बैकअप प्लेयर्स की बात करते हैं, मेरा बड़ा स्ट्रांग बिलीफ हमेशा ये रहा है कि जब आपकी बेंच लाइनअप स्ट्रांग होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी प्लेइंग 11 स्ट्रांग होती है। क्यों ना कहीं उसके दिमाग में बात चल रही होती है कि यार मेरी जगह लेने के लिए पीछे 2 लड़के बैठे हुए हैं, कि मुझे अपनी फिटनेस पे भी ख्याल रखना है, मुझे अपनी परफॉर्मेंस पे भी ख्याल रखना है। सुफियान मुकीम एक यंगस्टर है इस वक्त, आपको पता है कश्मीर से उसका ताल्लुक है, ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला हुआ, डोमेस्टिक में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, टाइम लगता है एक लड़के को सेटल होते हुए। लेकिन कल आपको पता है डेब्यू के अंदर भी उसने जिस तरीके से बॉलिंग कल करवाई है, उसने जबरदस्त एक बैकबोन तोड़ी थी साउथ अफ्रीका की। उसके अलावा तैयब ताहिर की स्पेशली बात करो, क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हुआ। आपको याद हो तैयब ताहिर को जितने चांसेस मिले हैं वो ज्यादा कल्टीवेट नहीं कर पाए। कल्टीवेट उसने जरूर किया, परफॉर्म किया, कुछ मैचेस में नहीं कर पाया, तो क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन अगर एक रोल उसको दिया जाता, जो कि कल एक रोल आपने देखा था कि एग्रेसिव का, जिस तरीके से हम इंटेंट की बात करते हैं, तैयब ताहिर में वो चीज है जो कल वो आके उसने खेला, 32 बेशक बनाए हो, लेकिन एग्रेसिवनेस आपको नजर आ रही थी उसके अंदर। उसके अलावा आप बात करें इस वक्त हसनैन की बात करें, वो अच्छे रिदम में आपको नजर आ रहा है। हसनैन का थोड़ा सा ये है कि मैं खुद भी उसको ज्यादा रेट करता हूँ ऐसा लॉन्गर फॉर्मेट का बॉलर के। वनडे के अंदर आप उसको अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं, T20 के अंदर थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि उसका पैच रहता है, लेकिन वनडे का बड़ा एक प्रोस्पेक्ट बॉलर रहता है। लेकिन अच्छी बात आपका जब स्ट्राइक फास्ट बॉलर्स की आप बात करते हो, आप शाहीन की बात कर लें, आप नसीम की बात कर लें, एटलीस्ट आपको वापस रिदम में नजर आ रहे हैं। शाहीन का आपको पता है जो पेस बिल्कुल ड्रॉप हो गई थी, फिटनेस के इश्यूज नजर आते थे। फिर जब एक आप बात करते हो फॉलो ऑन की, खास करके आप बॉलर को देखते हो उसका रनअप कैसा है, वो बैक कहां पर बेंड कर रहा है, फॉलो ऑन कहां पर खत्म कर रहा है, वो शाहीन शाह अफरीदी में अब नजर आ रहा है कि वापस रिदम में नजर आ रहे हैं। 141 142 को वो टच कर रहे हैं। फिर रिवर्स स्विंग आपको पाकिस्तान का जो 8 था वो नजर आया इस पूरे सीरीज के अंदर। तो यही पाकिस्तान की टीम है, बैकअप करना है हमें। चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बड़ा इवेंट है, लेकिन मैंने कहा ना एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपको ये टीम 300 प्लस स्कोर करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी टॉप का टूर्नामेंट होता है। टॉप की जो 8 टीम्स हैं वो कम्पीट करती हैं, तो वहां पर 300 सवा 300 ऑब्वियसली जेन में होता है कि यार वो टारगेट जो सा सेट होगा। अब चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात करेंगे, इवन बाबर की भी बात करेंगे, लेकिन पहले साइम अयूब की बात थोड़ी सी बनती है। क्या शानदार सेंचुरी थी, और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तो साइम अयूब कमाल कर दिखाया उन्होंने। वनडे करियर की 3री सेंचुरी उन्होंने बनाई है, तो काफी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आपको साइम अयूब की परफॉर्मेंस और उनकी फॉर्म कैसी नजर आ रही है? देखिए, साइम की अगर बात करूं तो मैंने कहा ना, मैंने भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया था कि यार बहुत ज्यादा उसको मौका दिया जा चुका है। अब्दुल्ला शफीक और साइम की अगर स्पेसिफिकली बात करें, पार्टनरशिप में बहुत मौका दिया। आपको याद हो वर्ल्ड कप खिलाया, ऑस्ट्रेलिया सीरीज, उससे पहले भी आप सीरीज खिलाते हुए, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा है वो स्टेबलनेस अब आपको नजर आती है साइम अयूब के अंदर। आपको पिछले अगर मैच की बात करें जहां पर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा स्टेबल इनिंग्स की जरूरत थी, क्योंकि वो एक यंगस्टर है, 22 साल का लड़का है। आपको पता है स्टेबल इतना 22 साल का लड़का बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके टेम्परामेंट पे आप उसको कहो कि मैं काबू करके रखूं अपने आप को, क्योंकि जहां पर डॉट बॉल डिलीवरी ज्यादा होती है, ऑब्वियसली जब इतना यंगस्टर हो और खास करके उसका प्ले ऑफ स्टाइल ही बिल्कुल डिफरेंट हो, वो कोशिश करेगा मैं अटैकिंग फॉर्म ऑफ क्रिकेट खेलूं। लेकिन जब पिछले मैच की आप बात करें तो मुझे नजर आया कि उसकी जो स्ट्रोक्स की बात करें, बहुत सी ऐसी स्ट्रोक्स हैं जो उसको पसंद है खेलनी। जो आप बात करते हो मिड विकेट एरिया की, या लॉन्ग ऑन अपना साइड पे कर लें या स्क्वायर लेग पे करें, उसने उसको रोका है कि पता लग रहा था कि सीरियसनेस आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता वो टेम्परामेंट उसके अंदर बहाल हो रहा है,
जो एक मैच्योर क्रिकेटर का होना चाहिए। इस मैच की भी आप बात करें तो स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स आप देखें तो बड़ा स्लो अपना उसको लेके चला, लेकिन साइम अय्यूब के पास एक प्लस एडवांटेज ये है कि वो स्लो स्टार्ट जरूर करते हैं, लेकिन जब वो सेटल हो जाते हैं तो जो एवरेज जिसकी हम बात करते हैं ना कि स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना, इकोनॉमी रेट को मेंटेन करना, वो बड़ी जल्दी इकोनॉमी रेट को मेंटेन करता है क्योंकि उसका स्टाइल ऑफ प्ले बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। कल भी आपने वो चीज देखी है। वैसे हमने देखा तो है, उनकी परफॉर्मेंस भी हमारे सामने ही है, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की भी परफॉर्मेंस हमारे सामने ही है, लेकिन ये जो स्लो स्टार्ट की आपने बात की है, क्या ये स्लो स्टार्ट हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा T20 में? और हमारे तमाम खिलाड़ी स्लो स्टार्ट ही कर रहे हैं, बाबर आजम हो, मोहम्मद रिजवान हो, साइम अय्यूब हो, स्लो स्टार्ट करने की वजह से हम T20 में कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे हैं, मुसलसल वहाँ पर हम शिकस्त खुर्दा हैं। तो आप क्या लगता नहीं है कि कुछ हार्ड हिटर्स होने चाहिए हमारे पास जो पहले T20 का आगाज में बेहतर फराम कर सकें? देखिए, इस वक्त अगर T20 की बात करें तो आपके पास साल डेट पड़ा हुआ है T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, तो आप सिर्फ चॉप्स एंड चेंजेस कर सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि T20 अगर मैं, क्योंकि हम 3 सीरीज, आपको पता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच आए, 2 हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ आए, तो हमारी कोशिश होगी कि हम लोग थोड़े से बीच में इम्प्रोवाइजेशन उस प्लेयर्स की लेके हैं जिनका स्ट्राइक रेट ज्यादा होता है, क्योंकि T20 स्ट्राइक रेट की गेम है, उसके अंदर आपको स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना पड़ता है। हमारा मसला जरूर रहा है क्योंकि जब आप T20 की बात करें तो आपकी मिड ऑर्डर की बैटिंग देखते तो सेमनेस आपको बहुत ज्यादा नजर आती है। रिजवान बाबर आपको पता है सेम किस्म के प्लेयर हैं, वो आप ये नहीं कह सकते फ्रॉम द फर्स्ट गो जो है वो बड़ी बाउंड्रीज की तरफ जाएंगे। आपका इस वक्त सारा का सारा ध्यान है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि आपका इसके बाद वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज है पाकिस्तान में, उसके बाद आपकी ट्राई नेशन सीरीज, इसमें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान ने खेलना है। वो बड़ी तगड़ी सीरीज आपकी होगी क्योंकि वो इन तीनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी है। चैंपियंस ट्रॉफी में आपको जो बैटिंग कॉम्बिनेशन है उसको देखना है, क्योंकि आपका जो ओपनिंग डिपार्टमेंट अब्दुल्ला शफीक, मैंने कहा कि बहुत ज्यादा चांसेस दिए हैं लेकिन वो कंसिस्टेंटली फ्लॉप हुए अब्दुल्ला को, तो बेहतर है कि अब उनको रेस्ट देना चाहिए होगा आपको, कि उनको आप रेस्ट दें, थोड़ा सा उन्हें कहें कि आप जाके वापस डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करें। आपके पास फिर मुझे पता है लोग शायद पक भी गए हैं बात सुन के, फखर जमान एक बैठा हुआ है प्लेयर जिसका 50 के करीब आपको पता है एवरेज भी है, 48 या 50 के करीब उसकी एवरेज है, स्ट्राइक रेट उसका बड़ा तगड़ा है, आप उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो। साइम अय्यूब के साथ वसीम अकरम खुद कह चुके हैं कि अगर फखर जमान ओपन करते हैं तो आपके सामने कि किस किस्म की पाकिस्तान का जो ओपनिंग डिपार्टमेंट है, जो आपको स्लॉट चाहिए स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना, अपनी एवरेज को मेंटेन करना, वो भी मीट हो जाती है। फिर कहीं ना कहीं ओपनर्स का एक प्लान भी होता है हमेशा कि एक एंड आप कहते हो कि यार तुम स्ट्राइक करो, दूसरा एंड कहता है कि मैं रोटेट द स्ट्राइक करूंगा। रोटेट द स्ट्राइक हमारा बहुत कम है। ये वनडे क्रिकेट के अंदर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बेशक हम सीरीज जीते हैं, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं मसला जरूर है कि हम लोग डॉट बॉल डिलीवरीज बहुत ज्यादा खेलते हैं, जो कि प्रेशर सादा का सादा आता है मिड ऑर्डर के ऊपर। फिर मिड ऑर्डर के अंदर आपके पास ऐसा कोई बैट्समैन मौजूद नहीं है। 5वें नंबर पर कामरान गुलाम ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, नजर भी आया, बेशक तैयब ताहिर अच्छा खेल चुका है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कंसिस्टेंटली जो आपको पता हो कि यार ये लड़का है जो जाके आपका स्ट्राइक रेट या इकोनॉमी रेट को मेंटेन कर सकता है। आपके पास वो बैट्समैन अभी भी इंस्टेबिलिटी नजर आती है, आपको वो स्टेबल करनी है पोजीशन 5 या 6 नंबर की। इरफान नियाजी की बात करें, उसको वो रोल में आप ला सकते हो आगे। शायद अगर आपको चेंज अगर आपको नजर आया डोमेस्टिक के अंदर कि यार एक लड़का है जिसको हम चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में वक्त बहुत कम है, मोस्ट प्रोबेबली यही टीम आपकी होगी। मैंने कहा ना सिर्फ 1-2 चेंजेस मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान करेगा। राइट। तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें, शेड्यूल के मुतालिक क्या खबरें हैं? और इंग्लैंड ने तो अपनी टीम अनाउंस कर दी है, जो कि ज़्यादा हैरत की बात नहीं है। आप बताएं कि हमारे स्क्वाड में कौन कौन शामिल होने वाला है? देखिए, इंग्लैंड की अगर आप बात करें, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की बात करें, तो ये वो टीम्स हैं जो कि मैं कहता हूँ नडर किस्म की जो क्रिकेट होती है ना, कि एकदम टीम्स अनाउंस करती हैं, बड़ी प्लानिंग होती है इनकी। हमारा थोड़ा सा एक इशू जरूर रहता है कि जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है, साल डेढ़ पहले आपको पता है टीम्स तैयारी करती हैं, उनको पता होता है कि यार ये स्क्वाड होगा जो जाके बड़े टूर्नामेंट में खेलेगा। हमें अभी तक, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि मुझे नहीं पता कि हमारा ओपनिंग डिपार्टमेंट, साइम तो चले आपको नजर आ रहे हैं, दूसरे एंड पे कौन सा ओपनर होगा, कि अब्दुल्ला शफीक के साथ ही कैरी ऑन करेंगे, क्या हमें चेंज करने की जरूरत है, मिडल ऑर्डर में क्या आपकी स्टेबिलिटी होगी। तो ये चीजें अभी भी चल रही है पाकिस्तान टीम में। इंग्लैंड की टीम अगर आप बात करें, आपको पता है बेसबॉल क्रिकेट इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो स्क्वाड भी आप देख रहे हैं बड़ा तगड़ा आपको स्क्वाड नजर आता है। लेकिन फिर मैंने कहा विकेट्स बहुत डिफरेंट हैं। जब आप दुबई स्पोर्ट्स सिटी की विकेट की बात करते हैं, वहां पर टर्निंग ट्रैक है, वहां पर ज्यादा स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं, वहां इतना फ्री फ्लो रन्स नहीं होते। पाकिस्तान में इस वक्त आप देखें तो पाकिस्तान के जितने भी स्टेडियम्स हैं, खास करके कराची, लाहौर, वो रेनोवेशन पे हैं, नए बन रहे हैं। किस तर्ज की पिच बनाई जाएगी, ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी यहाँ पर, क्योंकि किसी को भी नहीं पता। ऑब्वियसली सरफेस भी चेंज होगी, क्या हाई स्कोरिंग गेम्स आप देखेंगे, क्या फास्ट बॉलर फ्रेंडली विकेट्स देखेंगे, क्योंकि आजकल जो डिमांड क्रिकेट की है वो है हाई स्कोरिंग गेम्स की। तो देखने वाली बात है कि विकेट्स किस किस्म की बनेंगी, पिंडी की विकेट किस किस्म की बनती है। लेकिन अच्छी बात है चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल की अगर बात करें तो
अनअनाउंस्ड स्केड्यूल तो बहुत से लोगों के पास इस वक्त चल रहा है कि ये मैच होंगे वो मैच होंगे, लेकिन सब कुछ तय पा चुका है। तो मैं खुद हैरान इसलिए अनाउंस नहीं किया गया हो, शायद आज जो उनसे अनाउंस हो जाना चाहिए अभी तक, क्योंकि देखें इसमें खाली मीडिया नहीं, यहाँ तक फैंस पर्सपेक्टिव की बात करें, लोग प्लान करते हैं मैच देखना है, टिकट्स लेते हैं, ट्रैवल प्लान होता है लोगों का, ये लिटरली बहुत ज्यादा लेट पहले ही हो चुका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा ये बताइएगा कि अब्दुल्ला की जगह आप किसी और को खिलाना चाहिए? फ़खर ज़मान की अक्सर तारीफ करते हैं लोग, आपने भी जिस तरह जिक्र किया, तो क्या अब उनको मौका देना चाहिए ताकि वो फॉर्म में आएँ और फिर साल बाद जब हमारा T20 मैचेस का सिलसिला शुरू हो तो उस वक्त वो परफॉर्म कर सकें? देखें फखर जमान की अगर आप बात करें तो फखर ने डोमेस्टिक के अंदर भी आपको पता है कंसिस्टेंटली परफॉर्म करके आपको दिया है। इससे पहले अगर आप कल भी, क्योंकि जब आप वो साइम अयूब ने कल 2 मैचेस के अंदर परफॉर्म किया, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जब लिया था, आपको पता है कि फखर जमान की साइड पे पिक्चर चल रही थी कि वो इससे पहले आपको याद हो फखर जमान ने 2 मैचेस के अंदर बैक टू बैक स्कोर किया था और पाकिस्तान को जितवाई थी सीरीज, और 200 स्कोर भी उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया था। इम्पैक्ट प्लेयर तो है। फिटनेस के इश्यूज ऑब्वियसली उसके थोड़े से रहे हैं, जो बीच में इन्होंने जो कहा था कि उसका फिटनेस का मसला, अगर फिटनेस का इशू होता, सवाल तो फिर ये होता है ना कि अगर आप फिटनेस का इशू था फिर आप उसको जैसे अगर टूर्नामेंट पिंडी के अंदर हो रहा है तो आपने उसको फिर टूर्नामेंट क्यों खिलाया? तो रिहैब के लिए लेके जाते। उस टूर्नामेंट में उसने जो 1-2 इनिंग्स खेली हैं, 2-3 इनिंग्स खेली हैं जिसमें फ्री फ्लो उसने स्ट्रोक खेले हैं, किसी एंगल से नहीं लगा कि फिटनेस का इशू है। फिर आप फील्डिंग की बात करें, फील्डिंग के अंदर आपको एक्स्ट्रा कुशन फखर जमान देता है। इस अपना टूर्नामेंट की बात करें, उसने 2-3 अच्छे कैचेस पकड़े, फिटनेस का मुझे कोई इशू लगा नहीं है। तो जो मामलात हैं फिटनेस के या कोई और मसला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरफ ऑब्वियसली सोच रहा होगा, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा चांसेस आपने अब्दुल्ला शफीक को दिए हैं, वो कंसिस्टेंटली मैंने कहा ना कि परफॉर्म नहीं कर पाए। जरा क्विकली अवैस ये बताइएगा, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का नतीजा निकला है, क्या आपको लगता है ये हमारी फतह थी? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जीत ही मैं कहूँगा, खास करके मुझे पता है बहुत से लोगों का इस वक्त मिक्स एंड मैच आ रहा है कि जी नहीं पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी के इंडिया के मैचेस होने चाहिए थे, ये हैं। लेकिन आप इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने स्टांस पे बड़ा पॉजिटिव रहा है। इतना देर इसलिए हुई है क्योंकि आपका स्टांस बड़ा पॉजिटिव था। चेयरमैन की बात करें, खुद वो बड़ी पावरफुल सीट पे बैठे हैं, उनको पता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट लाइजॉनिंग है, मैंने क्रिकेट लाइजॉनिंग है, गवर्नमेंट लाइजॉनिंग को किस तरीके से रखना है। फिर सबसे अच्छी चीज जो लगी थी आपकी क्रिकेट बोर्ड की जो लाइजॉनिंग थी, यहाँ पर जो हाई कमिश्नर्स बैठे हैं उनके साथ बड़ी क्लोज पाकिस्तान की रही है। यहाँ तक कि जो क्रिकेट बोर्ड्स के साथ बड़ी लाइजॉनिंग क्रिकेट पाकिस्तान की करीब रही है। आपको पता हर मैच टीम यहाँ पर आगे खेल चुकी है। फिर सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी थी वो ये था कि जिस वक्त ये सारे मामलात हो रहे थे, बहुत से क्रिकेट बोर्ड्स ने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया है। उसमें इंग्लैंड की टीम है, ऑस्ट्रेलिया भी है, क्योंकि देखें यहाँ पर मैंने कहा ना सारे आके खेल चुके हैं। कल कोई आप पाकिस्तान के साथ एक कोशिश कर रहे हो करने की, इसका मतलब इंडिया कल को एक बात कर दे जी हमने जाके साउथ अफ्रीका में नहीं खेला, जाके वर्ल्ड कप होना है, तो आईसीसी क्या घुटने टेकेगा? यहाँ पर इस चीज पे बायसनेस आईसीसी को दिखानी चाहिए। और मैंने पहले कहा बहुत लेट हो चुकी है, लेकिन आई गेस आज जो उनका स्केड्यूल ऑफिशियली अनाउंस हो जाना चाहिए। ऑफिशियली भी अनाउंस हो जाना चाहिए, जराये के मुताबिक तो आ ही रहा है। अवैस बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और हम आइसोलेशन में नहीं जीते हैं, दीगर बोर्ड्स के साथ, दीगर ममालिक के साथ अपने बेहतर ताल्लुकात बनाकर ही आगे बढ़ना पड़ता है, और इसीलिए किसी भी एक चीज़ पर डटे रहना शायद नामुनासिब होता किसी भी बोर्ड के लिए। और जैसा कि अब पाकिस्तान में भी इस पर सवालात उठ रहे हैं कि जो फैसला चैंपियंस ट्रॉफी का निकला है वो हमारे हक में था या हमारे मुखालिफ था, उसी तरह भारत में भी इसका तज़किरा जारी है। लेकिन एटलीस्ट क्रिकेट की बका तो बरकरार है, क्रिकेट तो बच गई है, क्रिकेट तो हो रही है, मैच आपको देखने को मिलेगा, उसकी तैयारी पकड़ें। ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। वेलकम बैक। मुल्क भर में कड़कड़ाती सर्दी ने दांत बजा दिए हैं और बालाई इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगी है। मैदानी इलाकों में खुश्क सर्दी और धुंध के डेरे हैं। लाहौर में पंजाब भर में खुश्क मौसम का सिलसिला जारी था और आज वो ख़त्म हो गया है, बारिश हो गई है। इसकी तवक्को की जा रही थी कि कुछ हल्की बारिश होगी और आज सारा दिन हल्की बारिश के साथ साथ मौसम खुशगवार रहेगा। धुंध और आलूदगी बढ़ने से फ़ज़ा भी धुंधला गई है और अच्छी खबर यह है कि बारिश बरसाने वाला जो सिस्टम है वो पाकिस्तान में दाखिल हो गया है, जिससे लाहौर में तो आपने देखा सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। पंजाब के बाज़ अज़ला में बारिश का इम्कान है। और क्या बारिश सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन होगी या मज़ीद बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। सरदार साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अच्छा ये बताइएगा सरदार साहब, मौसम का अहवाल लाहौर में तो बहुत खुशगवार हो गया है, आखिरकार दिसंबर भीग गया है, अब आगे क्या सूरत हाल रहेगी? आज तो सारा दिन बारिश की पेशगोई है।
जी बिल्कुल। लाहौर और गिरदुनवा में लाहौर और साथ में फैसलाबाद, सरगोदा और फिर नीचे साहिवाल और ननकाना साहब और कुछ साउथ पंजाब के इक्का दुक्का जगहों में भावलपुर, भावलनगर साइड पे। तो ये जो पट्टी है और फिर लाहौर से ऊपर गुजरांवाला और गुजरात वगैरह की तरफ भी कह सकते हैं आप। तो इस पूरी एक पट्टी पे ना असल में इंडिया के ऊपर बराबर में बारिश बरसाने वाले बादल मौजूद है। तो उन्हीं की एक्सटेंशन इस एरिया में हुई है। तो जो आज दिन भर क्लाउडी वेदर रहेगा और जैसे हल्की बारिश कहीं से बूंदाबांदी रिपोर्ट हुई है और कहीं से बहुत ही हल्की बारिश रिपोर्ट हुई है अभी सुबह के बाद। तो दिन भर यही रहेगा शाम तक और फिर उसके बाद निकल जाएगा। ये बस आरजी सा समझ लें, आज 24 घंटे के लिए है सिस्टम मौजूद, सिस्टम की एक्सटेंशन। जी राइट। अच्छा, लाहौर में तो ये सूरत हाल रहेगी, बाकी मुल्क में क्या सूरत हाल रहेगी? खासकर कराची की बात करें तो कराची में क्या सूरत हाल है? कराची में तो देखिए वही खुश्क मौसम ही है और बाकी सभी जगहों पर खुश्क मौसम है। और लाहौर गिरदुनवा में जो आज के दिन के इस पे बादल और हल्की फुल्की बारिश बूंदाबांदी कहीं कहीं है, तो वहाँ से भी निकल जाएगा। तो ओवरऑल जो वही सर्दी की लहर चल रही है वो बदस्तूर मौजूद है और पूरे मुल्क में इस वक्त शदीद सर्दी पड़ रही है। कराची में तो उतनी शदीद सर्दी तो नहीं होती, अमूमन होती नहीं, लेकिन फिर भी दिसंबर के लिहाज से खासी पड़ रही है, इसलिए कि दिसंबर का एवरेज टेम्परेचर से 3-4 डिग्री नीचे चल रहा है टेम्परेचर पिछले 10-12 दिन से। यानी 9 दिसंबर से यहाँ टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हुआ था और वही 9, 10, 11, 12, 9 से 12 के दरमियान इस रेंज में पिछले 10-12 दिन से इसी रेंज में आ रहा है टेम्परेचर। तो सरदार साहब, आप कह रहे हैं कराची में सर्दी नहीं होती और आपने इतनी मोटी जैकेट पहनी हुई है। अच्छा, ये बताइएगा कि राइट, ये बताइएगा कि इस वक्त शुमाली इलाके जात में क्या सूरत हाल है? शुमाली इलाका जात में जाहिर है कि सर्दी की लहर शदीद है। आप नोट किया होगा कि पिछले दिनों तो स्कर्दू में यानी परसों तरसों तक तो -11 तक टेम्परेचर पहुंच चुका हुआ था। अभी भी -8, -5 यानी गिलगित में -5 है, स्कर्दू में -8 है। इसी तरह से बलूचिस्तान की तरफ आए तो कोयटा, कल्लात वगैरह में और उधर केपी में दीर और ये चतराल वगैरह, ये जो पूरा मलाकंड डिवीजन उसमें माइनस में चल रहा है, -3, -4। और इस तरफ कोयटा, कल्लात में भी -4, -5, -6 इस रेंज में चल रहा है। तो सभी जगह जो है ना एक तरह से उसी जो सर्दी की लहर शुरू हुई थी 7-8 दिसंबर के बाद वो दस्तूर कायम है अभी। और ग्रेजुअली कुछ जगहों में उसमें इजाफा होता जा रहा है उस सर्दी में और कुछ में जाहिर है कि थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है, लेकिन ओवरऑल कोल्ड वेव प्रिवेल कर रही है, ड्राई और कोल्ड वेदर ही चल रहा है। राइट। और जो अब वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, जो इन शुमाली इलाका जात का दौरा करना चाह रहे हैं, वहाँ छुट्टियाँ मनाना चाह रहे हैं, उनको क्या तजवीज़ देंगे? देखिए, वो अगर बर्फबारी के हवाले से यानी उसको सामने रख कर जाना चाह रहे हैं तो फिलहाल कोई ऐसा इम्कान नहीं है, कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है। दिसंबर के जितने बकिया दिन हैं, जनवरी के शुरू के दिनों में मेरे ख्याल में 3 या 4 जनवरी को कुछ एक वेव एक्सपेक्टेड है जो वेस्टर्ली वेव के बायस जाहिर है बारिशें होती हैं सर्दियों में पाकिस्तान में। तो बलूचिस्तान के भी कुछ एरियाज में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी भी हो सकती है उस वेव के नतीजे में। और फिर वही केपी में और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में यानी बलूचिस्तान से होती हुई वेव ऊपर निकलने का इम्कान है। तो वही जनवरी के पहले दिनों में इम्कान होगा। तो लोग अगर स्नोफॉल के हवाले से प्लान कर रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है उनको वेट करना पड़ेगा जनवरी के उन दिनों तक, शुरू के 3 या 4 जनवरी तक। अदरवाइज ये कि ठंडा मौसम है, ज़ाहिर है तो उस हिसाब से जाएं, अपनी तैयारी करें, तो तैयारी करके जाएं और मौसम को देख कर जाएं। सरदार सरफराज साहब ने भी आपको तनबीह दे दी है और सरदार साहब बहुत शुक्रिया मौसम वाल हमें बताने के लिए। इसके साथ साथ ब्रेक पर जाने से पहले हम याद करेंगे मेलोडी क्वीन मलका तरन्नुम नूरजहां को, जिनके मद्दा आज उनकी 24वीं बरसी मना रहे हैं। बरस की उम्र में फिल्म पिंडी कुड़ी से किया और जल्द ही एक जानी पहचानी चाइल्ड स्टार बन गए। मलका तरन्नुम ने मजमूई तौर पर 10,000 से ज़ायद गज़लें और गीत गाए, जिनमें उनका सबसे पहला गाना मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग बेपनाह हिट हुआ। इन नगमों और फौजी तरानों में मेरे ढोल सिपाहिया, ए वतन के सजीले जवानों, ए पुत्र हटा दे नहीं विक दे, ओ माही छैल छबीला, ये हवाओं के मुसाफिर, रंग लाएगा शहीदों का लहू और मेरा सोना शहर कसूर शामिल है। मलका तरन्नुम को शानदार फ़नी खिदमात के एजाज़ में कई अवार्ड से नवाजा गया, जिनमें सदारती अवार्ड, तमगा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी शामिल हैं। और उनकी आवाज़ का जादू ऐसा था कि पूरे बरसगीर में गूंजता था और भारत, जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, उसके शोहरा आफाक गुलकार उनको दीदी करके बुलाया करते थे। ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट है मलका तरन्नुम नूरजहां के लिए। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे घंटे में खुश आमदीद। कराची की तारीख में जो पानी का बदतरीन बहरान जारी था अब वो ख़त्म हो गया है, लेकिन कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 20 दिन से पानी की फराहमी इस वक्त भी मुतासर है। यूनिवर्सिटी रोड पर पाइपलाइन फटने से कई इलाके पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं, जिससे टैंकर माफिया की चांदी और मुतासर इलाकों में मकीन महंगे दामों टैंकर्स खरीदने पर मजबूर हैं। वाटर कॉरपोरेशन के हुक्काम ये कहते हैं कि पाइपलाइन की मरम्मत हो गई है, जल्द पानी की फराहमी भी शुरू हो जाएगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कराची में जो मौजूद हैं, नईम खानजादा। नईम, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? वाटर कॉरपोरेशन का पाइपलाइन मुरम्मत का दावा तो सामने ही है और उनका ये कहना है कि बहरान खत्म हो गया है, लेकिन पानी की तरसील मुमकिन नहीं बनाई जा सकी, इसकी क्या वजह है? देखिए, बिल्कुल ये हम भी जो है वो तकरीबन 17 साल से जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वाटर कॉरपोरेशन की। तो हमने अपनी इस पूरे 17 साल के अंदर इतना बदतरीन बहरान जो है वो नहीं देखा। और उसके साथ ये एक लाइन की मरम्मत का काम था जो ताख़ीर का शिकार हुआ, और उसके बाद तकरीबन 7 से 8 दिन के बाद इस लाइन की मरम्मत की गई, लेकिन उसके बाद फिर इसमें रसाव आ गया। फिर क्लोजर लिया गया। क्लोजर का मतलब ये कि फिर दोबारा शहर में पानी बंद करके और फिर वहाँ से जो है उसको फिर दोबारा से, यानी टोटल मजमूई तौर के ऊपर अगर हम बात करें तो तकरीबन 18-19 दिन जो है वो कराची के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इस वक्त की जो अभी आपने करंट सूरत हाल मालूम की, तो वो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त 21 पंप जो है वो इनका दावा ये है कि 21 पंप धाबेजी पंपिंग स्टेशन से चलाए जा रहे हैं, इसलिए धाबेजी कराची को पानी फराम करने वाली लाइफ लाइन है। अगर धाबेजी मुतासिर होता है तो उसके बाद शहर पूरा का पूरा जो है वो मुतासिर हो जाता है। और दूसरा ये कि अगर वहाँ अगर धाबेजी को बंद करते हैं ये, तो उसको नॉर्मल होने के अंदर, इसलिए कि 120-125 किलोमीटर दूर से शहर में पानी आ रहा है, उसको नॉर्मल होने के अंदर 13,600 स्क्वायर मील पर ये फैला हुआ शहर है। 12,000 किलोमीटर के ऊपर इसकी लाइनें बिछी हुई हैं, 350 पंपिंग स्टेशंस हैं। उसके बाद जो मेन मरकजी जो पंप है वो एनईके है, पिपरी है, सीओडी है, धाबेजी है। लेकिन वहाँ पर इनके दावे जो थे वो हम आपको बताएं कि ये बहुत बताना बहुत शहरियों के लिए ज़रूरी है कि अगर कहीं किसी जगह के ऊपर ताख़ीर थी तो उन्होंने बताया जो है वाटर कॉरपोरेशन ने गलत, इसलिए कि इन्होंने कहा था कि हम 15 करोड़ का, ये देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 15 करोड़ गैलन योमिया हम पानी कम शहर को फराम करेंगे, और इनके पास 65 करोड़ MGD यानी 65 करोड़ पानी फराम करने की कैपेसिटी है, दावा ये करते हैं। तो 50 करोड़ गैलन के बाद सिर्फ 5 से 10% एरिया जो है वो मुतासर होने चाहिए थे। कल वजीर बल्दियात सईद गनी साहब ने भी इसकी तस्दीक की कि आधा शहर जो है वो पानी से बंद रहा। तो इसलिए अब ये जो 15 करोड़ नहीं था, तकरीबन 30 से 35 करोड़ गैलन शहर में पानी फराम नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से कराची के शहरियों ने इन मुतासरा दिनों के अंदर 5 अरब रुपए का पानी खरीद कर अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी की है। ताहम अब जो है वो ये इत्तलात हैं, ये पॉजिटिव जो इत्तलात हैं कि जो मुख्तलिफ जो हाइड्रेंट्स है सरकारी, 7 सरकारी हाइड्रेंट है कराची में, और वहाँ पर जो लोगों ने कंप्लेंट्स की हुई थी, अब उन्होंने ये फ़ोन करके मना करना शुरू कर दिया कि अब हमारे घर में लाइनों में पानी आ रहा है। और उसके बाद जो है वो टैंकर सर्विस जो है वो मुतासिर, अब जो है वो उस तरह से जिस तरह से बेतहाशा जो है टैंकर जा रहे थे, वो उसमें तादाद में कमी आई है, शहर में पानी की फराहमी कुछ बेहतर हुई है। लेकिन अब मसला यहाँ पर ये आता है कि एक्सियंस और जो वॉलमैन है वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं कि कुछ इलाकों में पानी 8 घंटे का टाइम अगर कौन कौन से इलाके तो वहाँ पर जो है वो कहाँ 20 दिन से पानी नहीं आ रहा? देखिए कोरंगी के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, लांडी के ऐसे इलाके हैं, गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक थे, वहाँ पर प्रॉब्लम थी। जमशेद रोड के जो इलाका है वहाँ पर प्रॉब्लम है, मार्टन क्वार्टर है, राम सामी है, गार्डन है, क्लिफ्टन डिफेंस के एरियाज हैं, महमूदाबाद है, मंजूर कॉलोनी है, नॉर्थ नाजाबाद के, लियाकताबाद के FC एरिया, PIB कॉलोनी, ये तमाम जो एरियाज जो हैं ये मुतासिर। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो नहीं, वो 3 ज़िले जो है वो कराची के, डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और उसके साथ कोरंगी, ये जो है वो 3 बेहतरीन तरीके से जो है वो मुतासिर हुए हैं, जहाँ पे अभी भी जो है वो पानी मामूल पर, जिसको आना कहते हैं, वो अभी तक मामूल पर नहीं आई है। जहाँ पर पानी की फराहमी जो है वो 8 घंटे, जैसा मैंने आपको बताया कि 8 घंटे होती थी, वहाँ पे सिर्फ 4 घंटे हो रही है, कहीं 2 घंटे हो रही है। अब ये घुमा रहे हैं, मतलब पानी को थोड़ा सा रोक कर फिर दूसरे एरिया में दे रहे हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन बहुत बड़ी गफलत, बहुत बड़ी लापरवाही हमने जो है वो देखने में आई है कि यहाँ पर ये जो काम तो सिर्फ जो चंद दिन का था, 2 दिन का 48 घंटे का टाइम था, उसको
जो है वो ये 18 दिन के ऊपर जो है वो ले गए। और वहां पर जब लाइन ब्रस्ट हुई तो ये रसाव कैसा आया, 3.5 करोड़ रुपए का जो है वो सिर्फ पहले मरहले के अंदर जो है उसके ऊपर कॉस्ट आई है, आप अंदाजा लगाइए। और उसके बाद अब जो ये जो दोबारा रिपेयर वर्क हुआ है इसकी कॉस्ट का भी अब बताया जाएगा कि कितनी कॉस्ट आई है। तो करोड़ों रुपए लग गए, कराची के शहरियों के अरबों रुपए लग गए, लेकिन हमने ये देखा कि किसी जानिब से भी जो है वो कोई जिनकी गफलत है या लापरवाही है उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई हमें देखने में नहीं आई है। कहीं तो गलती हुई है, कहीं तो कोताही हुई है। और उसके साथ एक और भी हम आपको बता दें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेड लाइन की तामीरात हो रही है जो मलिर हॉट से लेकर और नुमाइश चौरंगी तक जाएगी हुई है, यूनिवर्सिटी रोड उसी में आता है। गुज़िश्ता रोज भी जो है वहाँ पर खुदाई की गई है और ये 84 इंच की लाइन वहाँ से भी गुजर रही है। और उसको मुतासर होने से ये रेड लाइन की जो भी इंतजामिया है ट्रांस कराची वाले, अगर वो उसके ऊपर वाटर बोर्ड हुक्काम को अपने साथ जो है वो ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो फिर से ड्रिलिंग कर देंगे और फिर से यही मसला क्रिएट हो जाएगा। ये यूनिवर्सिटी रोड तो काफ़ी देर से खुदा हुआ है, पता नहीं है कब वो वहाँ पर रेड लाइन वगैरह तामीर करेंगे, लेकिन उसके अलावा अब दीगर मसाइल पैदा होना शुरू हो गए हैं जो हमारी सामने ही है। लेकिन आप 17 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप कहते हैं कि बदतरीन बहरान है पानी का, इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा, और जो देखा है वो कितनी देर में रिकवर हो पाया? देखिए वो उसको रिकवर होने में 19 दिन लग गए। 19 दिन। इस कराची को 65 करोड़ जो वाटर कॉर्पोरेशन दावा करता है कि यौमिया 24 घंटे में 65 करोड़ गैलन, ये तो इनके स्टैट्स बता रहा हूँ ना मैं, इनके फिगर्स बता रहा हूँ आपको। 65 करोड़ ये लोग जो है वो तकरीबन यही कराची के तकरीबन 25 से 30% इलाके ऐसे हैं जो में आप अगर वो जब बोलेंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त है कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टैंकर के जरिए ही 25 से 30% इलाके ऐसे हैं कराची के अंदर जहाँ पर सिर्फ टैंकर के जरिए पानी फराम होता है। वहाँ पर वो इसका मतलब ये है कि वो लोग रोजाना की बुनियाद के ऊपर, ये तो लाइन का मुतासर होने का मामला आ गया, उसके बावजूद भी जो है वो इतनी बड़ी आबादी, लाखों की आबादी जो है वो पानी जो है वो जो सिर्फ खरीद कर रोजाना की बुनियाद के ऊपर, तो अंदाजा लगाए ना, मैंने आपको फिगर्स दिए ना, इसको मैं कहीं पे भी साबित भी कर सकता हूँ, आप जैसा बोलेंगे तो उसमें हम कि 5 अरब रुपए का पानी खरीदा है। और तो इसके अंदर आप ये बताएं ना कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर 12,000 टैंकर जो है पानी होने के बावजूद सरकारी हाइड्रेंट से जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो पानी अगर लाइनों में पानी है और अगर ये प्रॉब्लम एक तरफ रख दें आप, उसके बावजूद भी अगर 12,000 रोजाना की बुनियाद के ऊपर टैंकर्स जो है वो सरकारी लीगल टैंकर जाते हैं, और इलीगल की तो बात ही ना करें ना आप, इलीगल तो अभी आपको बताएं आपको कि 5,000 का टैंकर जो है वो 25 से 30-40 हजार रुपए में एक टैंकर ब्लैक होना शुरू हो गए। और शायद ये कमाने का तरीका ही है, गर्मियों में किसी और तरीके से कमाते हैं, सर्दियों में इन्होंने इस तरीके से कमाना शुरू कर दिया। लेकिन ये सिर्फ कमाने की बात नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, आपने तफसील फराम की, हमारे नाज़रीन के लिए तो है ही, लेकिन ये हमारे हुक्मरानों और इंतजामिया के लिए भी है कि होश के नाखुन लें, कुछ इंतजाम जल्दी कर दें और उसके बाद हमारे जो अवाम है उनको कुछ तो रिलीफ दें, कहीं से तो रिलीफ दें। कहीं वो खर्च रहे हैं, अपने पैसे सेव होते थे, अपनी सारी सेविंग्स उन्होंने आपको दे दी टैक्सों में और महंगाई में, और अब जो बुनियादी जरूरियात है वो भी आप पूरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब ये जो कमाने का तरीका है ना, ये बंद होना चाहिए और ये जो टैंकर माफिया है इस पर भी काबू पाना चाहिए। नईम ने हमें सारी सूरत हाल से आगाह किया, कराची की सूरत हाल हमने आपके सामने रखी। अब खेलों की बात करते हैं, जिसमें तालीम हो या खेलो, खवातीन तो हमें हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना अपनी महारत का लोहा मनवाते हुए नजर आ ही रही है। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी बाहिम्मत और बासलाहियत जीप रेसर मौजूद है जो सहरा में गाड़ी दौड़ाती है, या पक्के ट्रैक हो उस पर भी गाड़ी दौड़ा देती हैं। अब सहरा तो फिर क्या ही बात है, हमेशा अपना लोहा मनवाती हैं, जीत को यकीनी बनाती हैं। हमारी मुराद दीना पटेल से है, जिन्होंने हब रैली ऑटो क्रॉस का दूसरा एडिशन, पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रॉनिक कार रेसर खातून ड्राइवर बनने का एजाज अपने नाम किया है। और दीना पटेल मुकर्ररा फासला 1 मिनट 13.73 सेकंड्स के साथ तय करके लेडीज चैंपियन भी बन गई हैं। मजीद दीना पटेल से ही उनकी इस कामयाबी के बारे में जान लेते हैं। दीना, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आप कैसी हैं आज? आई एम गुड टू। और ये बताइएगा, रेस कितनी चैलेंजिंग थी आपके लिए, कैसा तजुर्बा रहा आपका? यूजुअली बिकॉज मैं रैली रेसिंग करती हूँ प्रीडोमिनेंटली, ऑटोक्रॉस थोड़ा डिफरेंट होता है यूजुअली बिकॉज यू नीड अ डिफरेंट लेवल ऑफ डिसिप्लिन फॉर इट। चैलेंजिंग तो रहा है एंड आई फील लाइक मुझे थोड़ी इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी फॉर द नेक्स्ट राउंड। राइट, तो ये बताएं, थल जीप रैली में पहली पोजीशन और अब हब ऑटो क्रॉस जीप रैली में भी पहली पोजीशन, इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने वाली भी पहली खातून आप बन गई। ये तमाम एजाज़ात क्या आपने प्लान करके लिए या ये ऐसे ही एक कोशिश की वजह से एक तरतीब में आप तक पहुंच गए?
नहीं, I think इस साल हमने थोड़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की थी for both the races. So as a result of my training, I think ये results आए हैं. But looking forward to training more. अच्छा दीना, लड़कियां तो गाड़ी चलाते हुए घबराती हैं और अक्सर जो हम देखते हैं कि शहरों में भी घबरा जाती हैं। आप रेसिंग हैं और रेसिंग ट्रैक पर ऐसे गाड़ी दौड़ाती हैं, देखने वाले दंग रह जाते हैं। कैसे पहुंची आप यहाँ पर? I think अब्बू ने ज़्यादा हमें बहुत ट्रेनिंग दी थी for my racing career. अब्बू has quite a long racing career. I think कुछ 40-45 years हो गए हैं with rallying and racing. तो उन्होंने मुझे ट्रेन किया है and ये डर जो है that usually people have of driving, especially racing, उनसे ही मैंने निकाला है। राइट, तो ये बताइएगा कि ऑटोक्रॉस में कैसे पहुंची आप थल जीप रैली से? अबू भी ऑटोक्रॉस करते थे जब वो यंग होते थे बिफोर रैलीइंग, तो अबू ने बोला कि हम भी करते थे, इट मेड मी अ बेटर ड्राइवर, तो एडवाइस होती है आपको कि आप भी करें। सो दैट्स राइट। तो दीना, वैसे तो बाहर से लोग इन जीप रैलीज में हिस्सा लेने के लिए आते हैं, ऑटोक्रॉस में भी, तो आपकी कोई प्लानिंग है कि आप इंटरनेशनल इवेंट्स में किसी शिरकत करें? Inshallah, I feel that it is in the books, but I need much more training. अभी तो कुछ I think 3-4 साल बाकी की training है of me to even think कि हम अपने category को change करें या to fight with जो है in different categories with male participants as well. So inshallah it is in the books, but not anytime soon. नॉट एनी टाइम सूनर। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आपकी ट्रेनिंग जो ऑन ट्रैक होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है और जो रेसेस के दौरान आपकी ट्रेनिंग होती है वो अमूमन आपकी ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग नहीं होती। That's also true, yes. सही कहते हैं। राइट, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इंटरनेशनल इवेंट में भी हम जल्द देखेंगे और बिल्कुल हमारी ख़वातीन देखें जनाब, पाकिस्तान में दीगर जगह पर जहां पर अपना लोहा मनवा रही हैं, ऐसी चीज़ें जहां पर पहले टैबू समझा जाता था, ख़वातीन तो गाड़ियां सऊदी अरब में भी अब चलाना शुरू हो गई हैं। तो हमारी दीना पटेल नाम कमा रही हैं यहाँ पर। दीना, आप क्या कहेंगी कि जो लड़कियाँ अभी घबराती हैं ड्राइविंग करने से या रेसेस में हिस्सा लेने से, उनके लिए क्या पैगाम आपका? तो I usually have a very controversial background for this, and usually a lot of women को पसंद नहीं आता, but I think that motorsport, especially rallying, is not easy, right? ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ गाड़ी में बैठें और आप रेस करें और आप फर्स्ट आ जाएंगे। It's actually a very difficult sport. It's a very dangerous sport. So ये चीजें आप in mind रह के आप शुरू करें। And तो ऐसे तो दीना डर जाएंगी, जो आगे डरी हुई है वो मजीद डर जाएंगी। I think it's the truth. Autocross is a great place to start. मैं खुद पैगाम दूंगी, autocross is a short circuit. It's in the city, शहर के अंदर होते हैं और आप अपनी कोई भी घर की गाड़ी लेके आप participate कर सकते हैं. So that is probably much better advice for women जिनको start करना है motorsport की दुनिया में. Is that autocross is the perfect way to start. It is cost effective. Rallying though is a whole different game. But if you want to start in motorsport, autocross is the place. Okay, right. So what's your future plans? Right now, as my father instructs, I don't have any control over it. जो भी अबू कहते हैं is in the books for the future. I'll have to follow that. ये देख लें, फिर आप अपने फैसले खुद नहीं ले रही, बाबा ही ले रहे हैं सारे फैसले। That's fine, उनका हक है। राइट। दीना, बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए और ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे, कोई मैसेज आप देना चाहेंगी, ऐसा मैसेज जो सिर्फ रेसर्स के लिए मुख्तस ना हो बल्कि उन ख़वातीन को जो आम रोड्स पर गाड़ी चला रही हैं, क्या मैसेज देंगे आप? I would say कि आप अपनी स्किल को जितना इम्प्रूव कर सकें आप करें। You watch YouTube videos, you talk to people that race, आप बुक्स पढ़ें on the topic, जो भी आपका इंटरेस्ट हो, स्पेशली इन मोटर स्पोर्ट, आप सब इंफॉर्मेशन जान लें कि ये चीज़ें कैसे होती हैं, and just keep learning is what I would say. Keep learning. Right. It was very pleasant talking to you, दीना, और जिस तरह से आपकी रेसेस एक्साइटिंग हैं और एंटरटेनिंग है, उसी तरह से आपसे गुफ्तगू करना भी उतना ही एंटरटेनिंग है। बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और दीना की ख़वातीन जहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसी जहतें और ऐसी जो सेगमेंट्स हैं जहाँ पर मर्दों का भी ख़ास उनकी भी नज़र नहीं है, वो भी कुछ ख़ास नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर औरतें पहुँच चुकी हैं जनाब।
और देखिए आप लेट होने वाले हैं, ये औरतें वहां पर सबकत ले जाएंगी और फिर दीना की तरह पहली पोजीशन भी ले जाएंगी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा, मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूंगा, होश आया भी तो कह दूंगा मुझे होश नहीं। ये अलग बात है साकी के मुझे होश नहीं, वरना मैं कुछ भी हूँ एहसान फरामोश नहीं। ना हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी जो पीली है, जो पीली है, जो पीली है। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत खूब। यासिर को आपने सुना, यासिर उभरते हुए गुलकार हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सप्रेसो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मंझे हुए गुलकार और जिन्होंने अपना लोहा मनवा लिया है वो फनकार ही नहीं आते, बल्कि ऐसे फनकार भी आते हैं जो एक तहलका मचाने की अहलियत रखते हैं और कुछ ही दिनों में आपको या तो सोशल मीडिया पर पहले से मौजूद होते हैं और अगर सोशल मीडिया पर मौजूद नहीं है तो फिर सोशल मीडिया पर आने के बाद तहलका मचा देते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे फनकार जिनमें हमें कोई दमखम नज़र आए उन्हें हम ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें और फिर उस प्लेटफॉर्म पर जब आप गुलकारी सुनते हैं तो फिर लोग उनको सुनने के बाद अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाते हैं और इस तरह से उनकी मकबूलियत में इजाफा होता जाता है। इसी तरह से मिर्ज़ा यासिर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं मिर्ज़ा? सर आई एम गुड सर। अच्छा, आप बताइएगा कि कैसे ये शुरू हुआ आपका करियर और आपने कहाँ से शुरू किया, कहाँ तक जाना चाहते हैं? सर आई वॉज 4 years old जब से मुझे पैशन था और आई एम स्टार्टिंग विद यू नो कि वी आर पाकिस्तानीज़, तो हम स्टार्ट करते हैं नातों से, नेशनल सॉन्ग से। तो ये दिस इज जो वॉइस है ये जेनेटिकली वॉइस है। मेरे जो अब्बू थे उनका वॉइस वोकल बड़ा अच्छा था, तो वहाँ से ये जेनेटिकली मुझे ये कह लेंगे। और आफ्टर दैट जब स्कूल गोइंग हुआ तो स्कूल में ये सारी चीज़ें करनी, लाइक नेशनल सॉन्ग्स, लाइक सॉन्ग्स, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ टीचर्स की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से। देन मैंने इसको एज ए प्रोफेशनल इसको परस्यू किया। अच्छा, आई हैव जी आई हैव मास्टर डिग्री इन म्यूजिक फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो यानी आप ना सिर्फ इस मैदान में जो है गीत सर्टिफाइड हैं बल्कि आप सर्टिफाइड हैं और आपको सर्टिफिकेट नहीं बल्कि आपको डिग्री मिली है इसकी म्यूजिक की। जबरदस्त। तो आपका प्लान है तरफ भी जाने का? यस श्योर, आई एम लुकिंग। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, कुछ लोग कहते हैं सुबह सुबह उठकर गाना बहुत मुश्किल होता है, आपको कैसा लगता है? सुबह सुबह सम टाइम ऐसा होता है कि आप फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का जो रूटीन है वो बड़ा चेंज होता है। लाइक अगर आप रात को लेट सोते हैं तो सुबह आपका मूड ऑफ होगा, अगर रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह आपका मूड फ्रेश होगा। इसीलिए आर्टिस्ट को चाहिए कि वो जल्दी, आर्टिस्ट बड़े लेट सोते हैं तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। आर्टिस्ट को जल्दी सोना चाहिए ताकि वो सुबह उठे तो फ्रेश हो और प्रैक्टिस करे। नहीं तो एक शो आ गया जिसको रात को करना पड़ गया तो फिर तो ऑटोमेटिकली लेट सोएंगे। बट ये फिर ये कि सुबह मॉर्निंग में प्रॉब्लम हो जाता है। फिर आप ये है कि वही टाइम आप फॉर एग्जांपल आप सर आफ्टरनून आप अगर उठते हैं आफ्टरनून में तो देन आपका गला वो फ्रेश होता है।
गले को फ्रेशनेस चाहिए होती है। तो अभी बताइएगा, शोज़ कॉन्सर्ट्स वगैरह कहीं पर जाकर गीत गा रहे हैं? जी मैं जाता हूँ, शोज़ करता हूँ, डिफरेंट शादी के फंक्शन, स्कूल कॉलेजेस के फंक्शन और कैफ़ेज़ में भी गाता हूँ। तो अगर आपको खुली इजाज़त दे दी जाए कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर गा सकते हैं, कहाँ जाकर गाना चाहेंगे? किसी भी इन पाकिस्तान से बाहर कहीं पर भी, जो आपका कुछ ड्रीम हो, या किसी ख़ास फ़नकार की बात कर लेते हैं, चले प्लेटफॉर्म छोड़िए, किसी फ़नकार की बात कर लेते हैं। किस फ़नकार को आप आइडलाइज़ करते हैं? सर अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो सज्जाद अली साहब। सज्जाद अली साहब माय फेवरेट सिंगर, बहुत बड़ा नाम ऑल द टाइम। और गुलाम अली खान साहब गज़ल में जो मेरे फेवरेट है, जिनको मैं सुनता आ रहा हूँ। और राइट। तो अच्छा ये बताएं यासिर, आप कुछ सुनाना चाहेंगे सज्जाद अली साहब का या गुलाम अली साहब, या कुछ भी जो आपको पसंद हो? एक्चुअली रिसेंटली प्रीवियस रिकॉर्ड में मेरे 2 ट्रैक लॉन्च हुए हैं, तो ऑफिशियल ट्रैक्स, मैं उन्हीं में से कुछ। चलें प्लीज़। थैंक यू। तेरे बाजू नहीं लगदा है दिल, एक बारी सजना तू आ जा, किता तैनू प्यारे वे होया बेकरार वे, दूर तुम्हें तू ना जा। सजना वे तेरे बाजू नहीं लगदा है दिल, एक बारी सा तू आ जा, किता तैनू प्यारे वे होया बेकरार वे, दूर तुम्हें तू ना जावे। मेरे बाजू सजना किसी ने तेरा सर नहीं खजना, ऐ मिला तू कर बेकरार सोनिए, इता सी मैं तैनू बड़ा प्यार सोनिए, इता सी मैं तैनू बड़ा प्यार सोनिए। दिन मुक गए तेरे ख्यालां विच सा रुक गए ने, तेरियां उड़ीकां विच दिन मुक गए ने, तेरे ख्यालां विच सा रुक गए ने, इता इक मैनू बड़ा दूर नहीं होया पया हमें मजबूर नहीं, गया लफ्ज दिन लंघ दिन मेरे, एक बारी रुक तू वखा जा, किता तैनू प्यार वे होया बेकरार वे, दूर तुम्हें ना जावे। मेरे बाजू सजना किसी ने तेरा सर नहीं खजना, ऐवें ना तू कर बेकरार सोनिए, इता सी मैं तैनू बड़ा प्यार सोनिए, इता सी मैं तैनू बड़ा प्यार सोनिए। वाह वाह, वेल डन यासिर, बहुत खूबसूरत आवाज़ है और ऑल द बेस्ट कि आपकी जो आगे की मंजिलें हैं वो बआसानी तय हों। और यासिर को आपने सुना, आप खुद एक बेहतर जज हैं, आप खुद जज कर सकते हैं कि हमारे यहाँ कितना टैलेंट मौजूद है और ये उभरते हुए गुलकार अपनी मौसीकी, अपनी आवाज़ के ज़रिए कैसा जादू जगा रहे हैं। हम ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। मुल्क भर में सर्दी की लहर है, तेज़ होती जा रही है और मुल्क भर के बाज़ारों में सर्दी की सौगातें नज़र आने लगी हैं। खुश्क मेवाजात सर्द मौसम में कुदरत का बेहतरीन तोहफ़ा है जनाब। ग़ज़ाई से भरपूर होते हैं। खुश्क मेवाजात ज़हनी और जिस्मानी तवानाई का सबब बनते हैं। ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल बीमारियों के बायस जल्द अमवात का ख़तरा भी कम कर देता है और ड्राई फ्रूट खाना अमराज़ क़ल्ब, कैंसर, ज़ियाबतीस टाइप 2 का ख़तरा भी कम करता है। जिस्मानी वज़न कम करता है और क़ुव्वत मुदाफ़त मजबूत करता है। ब्लड प्रेशर भी सेहतमंद आपको बनाता है।
सेहतमंद सतह पर वो बरकरार रहता है। मगर मौसम सरमा की सौगात ड्राई फ्रूट भी आम आदमी के लिए ख्वाबी बनती जा रही है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है और इस दौर में ड्राई फ्रूट्स का मुतबादिल क्या और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खाई जाएँ जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए मुफीद हों। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत अनीसा सुहेल। अनीसा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सर्दी बढ़ती जा रही है और इस मौसम में ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, लेकिन अब तो ये आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। तो ऐसी सूरत में किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक तो ये कि इसमें ड्राई फ्रूट्स में, खुश मेवाजात में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे सीड्स में रखे होते हैं जो बीज होते हैं जो कि सिमिलर हैं। ज़ाहिरी बात है, एक नेचुरल चीज़ है नट्स वगैरह, लेकिन पूरा फूड ग्रुप है, उसमें नेचुरल ऑयल्स हैं, नेचुरल फैट्स हैं, बड़े उसके फवायद हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा फवायद हैं जो आपने बोले। तो उसका एज सच उसका ऑल्टरनेटिव कंप्लीट हम कहें कि अगर ये नहीं है तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन है और बाकी आप नट्स को बिल्कुल पीछे कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जरूर हैं जो आपको ऑल्टरनेट सोर्सेज में मिल जाते हैं, जिसमें सनफ्लावर सीड्स एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, सूरजमुखी के बीज जो होते हैं, उसके बाद पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज एक अच्छा ऑप्शन है। अब ये वो बीज हैं जो निस्बतन सस्ते मिलते हैं और उनमें कमोपेश वही न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जैसे कि ओमेगा फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये कुछ विटामिन के कॉम्प्लेक्स पाया जाता है इन सीड्स में जो कि कमोपेश सेम होता है नट्स के जो नट्स में होते हैं। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स हैं जैसे अलसी के बीज होते हैं। तो ये कुछ ऑल्टरनेट्स हैं जो कि आप कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताऊं कि नट्स अगरचे महंगे हैं, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने नट्स का जो पोर्शन साइज है, जो क्वांटिटी हमें एक टाइम पे नट्स की रिक्वायर्ड होती है, वो इतनी थोड़ी रखी है कि अगर कोई बंदा पैसे जमा करके, बहुत सारे लोग लेते हैं, तो आप नट्स में इन्वेस्ट करें और वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में आप खाएं। अच्छा चले, फिर ठीक है, बताइएगा कौन कौन से नट्स हम खा सकते हैं, कितनी तादाद में खा सकते हैं जो कि ज्यादा फायदेमंद सूदमंद साबित हो? मैं वही आपको बता रही थी कि अगर हम अखरोट की बात करें तो अखरोट आपको 2 अखरोट वो आप एक टाइम पे सिंगल सर्विंग में 2 अखरोट आप खा सकते हैं। उससे ज्यादा आपका पोर्शन बढ़ा देगा। एक सिंगल पोर्शन अखरोट का 2 अखरोट है। इसके अलावा अगर हम बादामों की बात करते हैं तो 5 से 7 आमंड्स एक सर्विंग है, आमंड्स की, बादामों की एक सर्विंग है वो। इसके अलावा अगर हम पीनट्स की बात करते हैं तो वही 8 to 10 पीनट्स उसकी एक सर्विंग है। अगर हम पिस्ते की बात करते हैं तो वो हैंडफुल ऑफ आपका जो आपका हथेली है, आप उसको बंद करते हैं तो इस टाइम पे आपके हथेली में जितने नट्स आते हैं वो आपकी एक सर्विंग है। तो इसकी सर्विंग ही इतनी कम है कि आप उसको आराम से मैनेज कर सकते हैं। और बाकी ऑल्टरनेट्स जैसे जो सीड्स वगैरह हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके अलावा हम फवाइद पे डेफिनेटली बात कर सकते हैं, सीड्स की भी और नट्स की भी। अच्छा अनीसा, बहुत सारे लोग जो हैं अपनी जेब में नट्स रख के घूमते हैं, जो साहिब इस्तात हैं वो तो उनकी जेब में भरी होती हैं इस मौसम में, तो क्या इतनी वाफर तादाद में खाना भी बेहतर है? अच्छा, अगर आपने नोटिस किया हो तो नट्स आपके जेब में भी इतने से ही आते हैं। और फिर एक चीज आपने नोटिस की होगी, जो लोग नट्स खा रहे होते हैं फिर वो अपने मील्स को स्किप करते हैं, वो फिर पूरा दिन जब तक वो अगला खाना शाम का नहीं खाते, अगर ऑफिस वर्किंग स्पेस है या कहीं वो बाहर है, तो जब तक उनके पास पूरा मील नहीं आता तब तक वो नट्स पे गुजारा करते हैं। तो वो स्नैक के तौर पे नट्स को ले रहे होते हैं। और मैं भी एज अ डाइटिशियन यही रिकमेंड करूंगी कि एज अ स्नैक नट्स को लेना, कंज्यूम करना, वो एक अच्छी हैबिट है, एक अच्छा वो हैबिट है जो आप कर सकते हैं पूरे दिन में। लेकिन उसके बरक्स अगर आप नट्स को मील के साथ रिप्लेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो चीज नहीं हो सकती, क्योंकि मील में आपको प्रोटीन भी मिल रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा होता है, और नट्स जो है वो स्पेसिफिकली जो मूंगफली है वो एक जो है सस्ती ड्राई फ्रूट है और अक्सर 2-2 किलो लोग खा जाते हैं घरों में बैठ के। तो इस सूरत में आप क्या कहेंगी, उनको क्या सजेस्ट करेंगी? 2 किलो खाना ठीक है? आपने मूंगफली की बात की, सॉरी आपका फर्स्ट वर्ड कट हो गया। मूंगफली की बात करें। अच्छा, मूंगफली का ये है कि मूंगफली वेरी हाई इन फैट होता है। इनफैक्ट जो बॉडी बिल्डर्स और जो एथलीट्स वगैरह होते हैं जो अपनी बल्किंग कर रहे होते हैं और वेट गेन कर रहे होते हैं, अपना मेकिंग कर रहे होते हैं वेट की, उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो पीनट्स खाएं या पीनट बटर कंज्यूम करें, क्योंकि वो बहुत हाई इन कैलोरीज होते हैं। तो अगर तो कोई ऐसा बंदा है जो वेट लॉस को लिए एम कर रहा है या फिर उन्होंने अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करना है इस तरह से, तो उनको चाहिए कि वो मूंगफली की अमाउंट कंट्रोल ही रखें। जनरली
जनरली भी मूंगफली बहुत ज्यादा कंज्यूम करनी चाहिए। और अगर आप मतलब पूरा दिन बिस्तर में बैठ के शाम आपकी पूरी मूंगफली में मतलब खाने में गुजर रही है फैमिली के साथ, और फिर रात को आप डिनर भी कर रहे हैं, और फिर उसके बाद आप कोई वॉक कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे सोने से पहले और खाते साथ ही सो रहे हैं, तो वो एक अनहेल्दी हैबिट है। आपने देखा होगा लोगों की शिकायत होती है कि जैसी सर्दियां खत्म होती है उनका वेट गेन हो चुका होता है, तो उसकी रीजन यही है कि बिल्कुल बेजा उसका इस्तेमाल हो रहा है, बेजा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बच्चे जो मूंगफली खाते हैं अक्सर इसके बाद पानी पी लेते हैं और फिर गला खराबी की शिकायत करते हैं, आपको लगता है इसका कोई ताल्लुक है उससे? ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ताल्लुक है, क्योंकि मैंने जो न्यूट्रिशनल साइंस है वो तो फूड को न्यूट्रिएंट्स के एस्पेक्ट से देखती है, और ये जो मिथ्स होती हैं कि फिश के बाद पानी ने वो दूध नहीं पीना और इस तरह की चीजें, या फिर जैसे आपने बताया कि मूंगफली के बाद पानी और रेशा और ये सब, तो ये न्यूट्रिशनल साइंसेस जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं और उसके बेनिफिट्स पे फोकस करते हैं, तो इस बात का मुझे ऑनेस्टली कोई इल्म नहीं है। आई एम सॉरी। राइट अनीसा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और आपकी इस गुफ्तगू से मुझे भी फायदा होना चाहिए, क्योंकि मैं भी बहुत मूंगफली खाता हूँ और अक्सर तशवीश का शिकार रहता था मैं कि वजन में इजाफा किस तरह से हो रहा है। खा पी तो मैं कुछ रहा नहीं, तो उसके बावजूद आपने बताया कि उसमें फैट्स इतने होते हैं कि वेट गेन करना आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ से वेट गेन कर रहे हैं, तो माहिर ग़िज़ाइयत ये बता सकता था। बहुत शुक्रिया हमारे नाज़रीन को भी ये बताने के लिए और मुझे भी। और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं बार बार मौसीकी की, क्योंकि एक बहुत बड़े मौसीकार और गुलकार उनका आज उनकी बर्थडे है, और दरअसल है मखलूक की खिदमत ही इबादत, अल्लाह को किसी चीज़ का मोहताज नहीं है, और कई लाजवाल दुआया कलमात को पढ़कर उन्होंने अपनी एक अलग पहचान कायम की थी। हम अमजद साबरी की बात करें, अमजद फरीद साबरी आज हम में होते तो वो आज अपनी 54वीं सालगिरह मना रहे होते। वेलकम बैक। आज खातून जन्नत सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा इस्लामुल्लाह अलैह का यौम विलादत मनाया जा रहा है, और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा इस्लामुल्लाह अलैह के बारे में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती थीं कि आप शबीह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थीं। चाल में, अमाल में, गुफ्तार में, किरदार में ये हस्ती हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अहल में सबसे ज़्यादा प्यारी थीं, और इस हस्ती का जिक्र करने के लिए आज हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं, प्रोफेसर नासिर महमूद साहब। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अब बताइएगा, खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के फ़ज़ाइल कुरान करीम की रोशनी में बयान कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें आप। हुज़ूर सैयदा कायनात सैयदा आलम के फ़ज़ाइल को अगर हम देखें तो इस कायनात में हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शख्सियत को अपने जिगर का टुकड़ा कह दिया, उसके फ़ज़ाइल में अब कोई और सवाल रह नहीं जाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में जिसको जो भी फजीलत दी, ये बात समझने वाली है, चूंकि वक्त थोड़ा है मैं बराह रास्त ही अपनी गुफ्तगू पर आ गया। अल्लाह ने इस कायनात में जिसको जो भी फजीलत दी वो हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निस्बत और ताल्लुक की बुनियाद पर दी। कायनात की सारी फजीलतें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से हैं। तो आप देखें कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद को मिला, पूरी कायनात में किसी और को ये ताल्लुक और निस्बत नहीं मिल सका। अब आका अलैहिस्सलाम की अपनी औलाद में भी हुज़ूर की बेटियां बेटे हुए, लेकिन आका अलैहिस्सलाम को सारी औलाद में सबसे बढ़कर महबूब हुज़ूर सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी, और उस चीज का आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बार बार इज़हार किया, बार बार जिक्र फरमाया। तो ये वजह है कि जब आप कुरान मजीद को देखते हैं तो कुरान पाक में जो आपने सवाल किया, हुज़ूर सैयदा कायनात की फजीलत का बयान आपको इस अंदाज में मिलता है कि आपकी अपनी बहनों भाइयों का भी उस तरह का जिक्र कुरान पाक में नहीं मिलता। मसलन अगर आप आयत ततहीर को देख लें, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरादा कर लिया ए अहले बैत कि आपसे हर तरह की कमी कजी को दूर फरमा दे और आपको उस तरह पाक और साफ फरमा दे जिस तरह पाकीज़गी का हक है। तो इस आयत में जब अल्लाह ने ये आयत उतारी तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा कायनात सैयदना मौला अली अल मुर्तज़ा और इनके शहजादों हसनैन करीमैन को अपने साथ चादर में ले लिया। फजल्ललहुम बिकिसा,
उनके ऊपर चादर अपनी फैला दी और खुद आका अलैहिस्सलाम उस चादर के अंदर थे और दुआ में फरमाया अल्लाहुम्मा हाउला या अहल बैती फताहिरहुम ततहीरा। यानी ये कुरान की आयत मुबारका की शरह खुद मुस्तफ़ा ने कर दी कि उस आयत में जो मुराद लोग हैं वो ये 5 हैं जिनमें आका अलैहिस्सलाम और ये 4 सईदा कायनात, उनके खावंद और उनके बेटे। इसी तरह जब नजरान के ईसाइयों के साथ मुबाहला हुआ, कुरान पाक में हुजूर अलैहिस्सलाम को इजाजत दी, ऐलान करने का हुक्म दिया कि मेरे प्यारे हबीब, नजरान के ईसाई आए हैं, मुनाजरा कई बार कई दिनों के लिए हो चुका, बात किस तरफ लग नहीं रही, तो आप इनको मुबाहले की दावत दें। कुल तालो नदु अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। आओ तुम अपने बेटे बुलाओ, हम अपने बेटे बुलाते हैं, तुम अपनी औरतें बुलाओ, हम अपनी औरतें बुलाते हैं, तुम अपने मर्दों को बुलाओ, हम अपने मर्द बुलाते हैं, फिर लानत भेजते जो झूठा होगा। नजरान के ईसाइयों के मुकाबले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान, अपने अहले बैत और सहाबा में से किसी को भी चुन सकते थे, मगर मुस्तफ़ा करीम ने सईदा फातिमा ज़हरा के घर को चुना। फरमाया ऐना फातिमा, फातिमा कहाँ है? बुला लिया इनको, हजरत मौला अली को बुलाया, हसनैन करीमैन को बुलाया और सारे लोगों के सामने चादर में इनको लेकर फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ खड़े कर दिए और फिर यही दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा हाउला या अहल बैती फताहिरहुम ततहीरा। ए अल्लाह, ये मेरे अहले बैत है, इनको पाक और साफ फरमा दे। तो आप अंदाजा करें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी इनको कुरान पाक की आयात के मकसूद के तौर पर अपने साथ ले लिया, तो अब इनकी शान पर गुफ्तगू करना इंसान के बस में रह नहीं जाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमा दिया, फातिमा तुम्हारी खुशी में अल्लाह की खुशी है, तुम्हारी नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। तो अब जो इनको राजी करता है गोया वो अल्लाह को राजी करता है, और जो इनको नाराज कर बैठे माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उससे अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज होते हैं। यही वजह है कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनका बहुत ख्याल करते, इनकी रजा का ख्याल करते। सहाबा, हुजूर के तमाम सहाबा एक एक को देखें, हज़रत सैयदना फारूक आज़म को देखें, उस्मान गनी को देखें, खुद मौलाए कायनात जो शोहर है आपके, वो इनको राजी करने के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रजा पाने के लिए सैयदा पाक का ख्याल रखते, इनसे मोहब्बत करते, इनकी केयर करते। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने और खुद रब्बुल जलाल ने इनको जो मकाम दे दिया कि अपनी रजा को इनकी रजा करार दे दिया, अपनी नाराजगी को इनके नाराजगी। और आइमा मुहद्दिसीन ने, मैं ये आखिरी बात अर्ज करता हूँ, आइमा मुहद्दिसीन ने यहाँ तक कह दिया कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो अब जो इनको तकलीफ पहुंचाता है गोया वो रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचाता है, और रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचाता है उसके ऊपर अल्लाह रसूल की लानत है। राइट। नासिर महमूद साहब, ये ऐसा है कि इसके लिए जितना वक्त भी हो थोड़ा है, बहुत शुक्रिया इस ज़िक्र के लिए, और ये पाक हस्ती का ज़िक्र था जो हमने यहाँ पर किया, और इसके तफ़ैल ही हम उम्मीद करते हैं कि हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हों। अब तक के लिए इतना ही। कल एक नए शो के साथ हाज़िर होंगे, और उस शो से पहले अपना ख्याल रखिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।